अब आगे की बात करेंगे। जैसे कल मैंने बताया था, फिर से एक बार शॉर्ट में रिपीट हो जाएगा। ऑलवेज ये हाउस होता है वो फर्स्ट हाउस होता है। इसको पहला भाव, पहला घर या फर्स्ट हाउस बोलते हैं। और इसको एक स्पेशल नाम है जो है लग्न। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट है, जो दूसरे किसी को नहीं कहा जाता है, इसी को लग्न भी कहा जाता है। अब ये फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एंटी क्लॉकवाइज हमें कैलकुलेट करना है। 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। कल 6 तक देखा था, आज 7 से शुरू करते हैं। अब ये जो नोट्स मैंने आपको दी है, आपने उसमें से कल डेफिनेटली रिफर तो किया ही होगा, ये आपको बहुत यूजफुल रहेगा। और अब आज हम शुरू करते हैं 7 से। देखिए 7th हाउस में सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, या किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप। किसी भी प्रकार की मतलब बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड के बीच में रिलेशनशिप होता है, तो वो भी हम यहां से ही देखते हैं। यानी ये हाउस क्या है, रिलेशनशिप का हाउस है। अब अगर ये कुंडली किसी फीमेल की है, किसी स्त्री की ये कुंडली है, तो ये 7th हाउस उसके लिए कौन हो जाएगा, स्पाउस, यानी उसका हस्बैंड। अगर ये फीमेल की कुंडली है तो ये 7th हाउस हमें हस्बैंड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन अगर ये किसी मेल की कुंडली है तो ये 7th हाउस हमें उसकी वाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। है तो वही 7th हाउस ही, डिपेंड करता है कुंडली हम किसकी देख रहे हैं, फीमेल की देख रहे हैं या मेल की देख रहे हैं। और जो आपने वर्ड बोला वो परफेक्ट है। यहां से हमें क्या पता चलेगा, स्पाउस का, यानी मेल है तो फीमेल का, फीमेल है तो मेल का, हस्बैंड की कुंडली है तो वाइफ का, वाइफ की है तो हस्बैंड का। तो ये सबसे पहला मेन एट्रीब्यूट है ये हाउस का। ये व्यक्ति के मैरिज के बारे में भी दिखाता है। हमारे पास सवाल आता है, बेटी की शादी कब होगी, होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी, हस्बैंड कैसा मिलेगा, वो सारी चीजें हमें ये 7th हाउस से पता चलती है। मैरिज के रिलेटेड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन हमें ये 7th हाउस बताएगा। रिलेशनशिप जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। डेली इंटरेक्शन। अब डेली इंटरेक्शन का मतलब क्या, कि कोई कोई बिजनेस ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिटेल बिजनेस। शॉपकीपर होता है, वो अपनी शॉप ओपन करता है, डेली उसके शॉप में कस्टमर आते हैं, कस्टमर को माल देता है, सामने पैसा लेता है, तो डे टू डे डेली इंटरेक्शन हो गया। ऐसी जो जो चीजें हैं जिसमें डे टू डे इंटरेक्शन होता है, रोज की लेन देन होती है, वो सारी 7th हाउस में से हम देखते हैं। यानी कि जो रिटेल का बिजनेस है, रिटेल की शॉप है, रिटेल का शोरूम है, वो भी हम 7th हाउस से देखते हैं। पब्लिक अपीयरेंस, यानी कि ये जो 7th हाउस का कनेक्शन है वो है पब्लिक रिलेशनशिप के साथ। देखिए कुछ लोगों का जॉब होता है पीआर का जॉब, उसको बोलते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पीआरओ बोलते हैं उसको। इनफैक्ट वो डेजिग्नेशन को पीआरओ बोलते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसमें पब्लिक के साथ में किस तरीके से बात करना, पब्लिक को कौन सी इंफॉर्मेशन देना, कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं देना, किस तरीके से देना, कब देना, पब्लिक के अंदर कंपनी की इमेज को कैसे बनाना, वो सारी चीजों का जो ख्याल रखता है वो होता है कंपनी का पीआरओ, यानी कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो जो 7th हाउस है, जैसे कल मैंने आपको बताया था 10th का कनेक्शन अगर 7th से हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति पीआरओ में भी जा सकता है, यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में भी वो काम, उस डेजिग्नेशन के ऊपर काम कर सकता है। डेली सेल, डेली परचेज, डेली ट्रांजैक्शन जो अभी मैंने आपको समझाया, डेली इंटरेक्शन विद कस्टमर, वो भी अभी आपको मैंने समझाया। ऑपोजिट पर्सन और ऑपोजिट सेक्स, यानी हमेशा ये चाहे मेल की कुंडली हो चाहे फीमेल की कुंडली हो, अगर ये फर्स्ट हाउस कौन है, फर्स्ट हाउस कौन है, लग्न, लग्न। और फर्स्ट हाउस मतलब कौन, सेल्फ, सेल्फ, यानी मैं खुद, सेल्फ, बराबर, परफेक्ट बोला, सेल्फ। तो फर्स्ट हाउस मतलब मैं, तो ये कौन हो गया, स्पाउस, स्पाउस हो गया। अगर ये हस्बैंड है तो वाइफ है, वाइफ है तो हस्बैंड है। लेकिन अभी मैं सिंपल मैंने हस्बैंड या वाइफ नहीं बोला, मैंने क्या बोला, ये मैं हूं, तो ये कौन हो गया, 7th हाउस भी है, वो भी बराबर है।
सोचो सोचो, ऐसे ही करके दिमाग चलेगा, सोचो। चलो कोई बात नहीं, ये मैं हूं, तो ये एग्जैक्टली फर्स्ट हाउस के सामने सेवंथ हाउस है, एग्जैक्टली उसके सामने है, तो ये मैं, तो ये मेरे सामने ऑपोजिट पर्सन। इन जनरल अगर मुझे देखना है, हस्बैंड होगी तो वाइफ, वाइफ होगी तो हस्बैंड, बॉयफ्रेंड होगा तो गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो सब बराबर है। लेकिन नॉर्मल अगर ये मैं खुद हूं, क्योंकि ये एग्जैक्टली मेरे सामने ये घर है, ये मेरा घर, तो ये मेरे सामने वाले का घर ऑपोजिट, तो ये क्या हो गया, ऑपोजिट पर्सन का घर हो गया। अब ये मेल है, तो ये अगर ये मेल है तो ये फीमेल है, अगर फीमेल है तो ये मेल है, ऑपोजिट पर्सन का घर हो गया। ये मेरा घर, तो ये ऑपोजिट पर्सन का घर, तो क्या हो गया, ऑपोजिट पर्सन, ऑपोजिट सेक्स, सामने वाला या सामने वाली, जो मैंने अभी आपको बताया। पार्टनरशिप, कल मैंने आपको जॉइंट वेंचर के बारे में बताया था। अब आज मैं जो, और वही टाइम पे मैंने बोला था कि ये सेवंथ हाउस जो है वो पार्टनरशिप का होता है। पार्टनरशिप मतलब क्या, आप और मैं कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे वो सारे प्रोजेक्ट हम लोग साथ में मिलकर करेंगे, वो सारा पार्टनरशिप के अकाउंट में आएगा, और उसका प्रॉफिट एंड लॉस हमारे बीच में जो रेशियो डिसाइड हुआ होगा उसमें डिवाइड होगा। जॉइंट वेंचर क्या, कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम साथ में काम करेंगे, बाद में आप अपना देखो, मैं मेरा देखूंगा। तो ये सेवेंथ हाउस हमें पार्टनरशिप के बारे में भी बताता है। लेकिन ये कौन सी पार्टनरशिप का बताता है, लीगल पार्टनरशिप, लीगल पार्टनरशिप। अब इसको दो एग्जांपल से देखेंगे। देखिए, जहां पर बड़े लेवल के ऊपर पार्टनरशिप होती है, या बहुत लोग सेफ साइड के ऊपर भी जब किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, तो वो लोग एक एग्रीमेंट करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं। अब एग्रीमेंट करते हैं, उसका मतलब क्या, एग्रीमेंट है वो लीगल है। तो यहां से जो पार्टनरशिप हम देखते हैं, क्योंकि ये पार्टनरशिप अगर मैं करता हूं तो मैं उसका एग्रीमेंट बना सकता हूं, उसको रजिस्टर कर सकता हूं, तो ये क्या हो गया, लीगल पार्टनरशिप हो गई। अच्छा, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन लीगल गिना जाएगा या इलीगल, लीगल गिना जाएगा। तो इसीलिए यहां से हम जो कोई भी चीज देखेंगे वो क्या देखेंगे, लीगल देखेंगे। लीगल बिजनेस पार्टनरशिप या फिर लीगल रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, ये जो है ये लीगल पार्टनरशिप का या लीगल रिलेशनशिप का हाउस है, ये खास ध्यान में रखना है। हमारा ये पार्टनर होगा वो लीगल पार्टनर कहा जाएगा। अब कल बताया था मारक स्थान एंड बाधक स्थान, बराबर। अब इससे आगे 8 हाउस है, उसका 8 हाउस से हम व्यक्ति के लाइफ को देख सकते हैं, व्यक्ति के जीवन, वो कितना जिएगा, उसका लाइफ स्पैन, वो हमें 8 हाउस से पता चलता है। अब जो कल आपको बताया था कि ये 8 हाउस है, तो 8 से बैक जाओगे एक हाउस तो 7th हाउस आएगा। तो अब ये 8 हाउस व्यक्ति को जीवन देता है, जीवन के बारे में बताता है और जीवन देता है, तो ये 7th हाउस क्या करेगा, ले लेगा, जीवन ले लेगा। तो इसके लिए ये अगर जिंदा रखता है तो ये क्या करता है, मारता है। इसके लिए इसका नाम क्या है, मारक स्थान। तो ये जो 2nd हाउस है उसको कल हमने समझा था कि बाधक हाउस कहते हैं, लेकिन ये जो 7th हाउस है उसको मारक स्थान कहते हैं। ये बाधक और ये मारक, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर और डिटेल है, वो आगे चल के आएगा। अभी समझने के लिए, याद रखने के लिए इतनी चीज आपको याद रखनी है। कोई व्यक्ति हम, अच्छा 7th हाउस से दूसरा हम कस्टमर देखते हैं, हमारे क्लाइंट देखते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप कैसा रहेगा वो देखते हैं। इंडिपेंडेंट बिजनेस, बहुत लोग हमें सवाल पूछेंगे, क्या मैं जॉब छोड़ के मेरा बिजनेस कर सकता हूं, या मुझे ये बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है। जहां पर भी बिजनेस वर्ड आता है तो क्या हो गया, 7th हाउस देखना बहुत जरूरी है। 7th हाउस क्या दिखाता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस, यानी कि वो बिजनेस के अंदर कोई भी डिसीजन लेना है तो मुझे किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को टाइम की अटेंडेंस लगानी जरूरी नहीं है। मैं जो टाइम पे जाना चाहूँ जा सकता हूँ, आना चाहूँ आ सकता हूँ। मेरे बिजनेस के डिसीजन मैं खुद ले सकता हूँ, कितना आगे बढ़ना, कितना इन्वेस्टमेंट करना, वो सारा कंट्रोल, सारा पावर मेरे पास है। तो उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस। तो इंडिपेंडेंट बिजनेस 7th हाउस से हम देखते हैं। फिर देखिए, ट्रेडिंग, सेल्स, कॉमर्शियल एक्टिविटी, यानी कि बिजनेस को लेकर जो कोई भी एक्टिविटी होती है, ट्रेडिंग, सेल्स, कॉमर्शियल एक्टिविटी, मॉल, रिटेल शॉप,
रिटेल बिजनेस, ये भी सारी चीजें 7th हाउस के अंदर आती है। अब थीफ यानी कि चोर, जो चोर, अगर कोई बोलता है कि मेरे घर से चोरी हो गई, तो चोर को हम कौन से हाउस से देखेंगे? 7th हाउस से देखेंगे। अब ये जो 7th हाउस में है, ये जो चोर है, ये जो हमारे सामने वाला जो पर्सन है, ये क्या है? ये दिखता है मतलब ये एक चोर है, लेकिन 12th हाउस से क्या होता है? हिडन एनिमी होता है, छुपे शत्रु। उसके बारे में आगे बात करूंगा, चलो अभी कंफ्यूजन नहीं करते। ये थीफ हो गया। मार्केट प्लेस यानी बाजार जो हम बोलते हैं, कोई भी चीज का बाजार होता है या बाजार में हम जाते हैं, तो मार्केट प्लेस जो होती है वो भी 7th हाउस से देखते हैं। लीगल इंटरकोर्स यानी कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है वो भी 7th हाउस से देखा जाता है। बड़े चाचा एंड बड़ी बुआ। अब देखो 9th हाउस पिता का है, 9th हाउस फादर का है। अभी आगे पढ़ने में आएगा। कल छोटा भाई हमारा कौन से हाउस से हम देखते हैं? यंगर सिबलिंग, छोटा भाई छोटी बहन, 3rd हाउस से यंगर सिबलिंग्स। तो उसी तरीके से अगर मुझे मेरा बड़ा भाई या बड़ी बहन देखनी है, यानी कि एल्डर ब्रदर या फिर एल्डर सिस्टर यानी कि यंगर सिबलिंग्स, वो अगर मुझे बड़े भाई या बड़ी बहन के बारे में देखना है तो मैं कहां से देखूंगा? 11th हाउस से। अब ये मैं हूं और मेरे से काउंट करने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मेरे से काउंट करने पे 11वां जो है वो मेरे बड़े भाई या बड़ी बहन यानी कि यंगर सिबलिंग का है। 9th हाउस पिता का है, तो पिता से मैं 11 काउंट करूंगा तो मैं पिता के बड़े भाई या बड़ी बहन के बारे में बता सकता हूं? नहीं समझ में आया? ओके, ये मैं हूं, इतना तो समझ में आया। ये एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर वो भी समझ में आया। तो मैंने कितना काउंट किया? मेरे घर से 11 घर काउंट किया तो ये मिल गया। अब ये पिता का घर है, पिता के घर से 11 काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कल आपको मैंने बताया था मामा मामी के बारे में कि ये अगर मम्मी है तो ये जो है वो मम्मी के छोटे भाई छोटी बहन है, तो हम मम्मी के छोटा भाई यानी कि मामा और मासी छोटी मासी उसके बारे में यहां से बता सकते हैं। तो उसी तरीके से ये पप्पा है, ये हम है, ये हमारा 11वां घर, तो ये पप्पा है, तो पप्पा का जो घर है 9th हाउस, उससे काउंट करेंगे तो 7th हाउस आता है। अभी फादर के बड़े भाई या उनकी बड़ी बहन यानी मेरे बड़े चाचा या बड़ी बुआ, तो इसीलिए यहां पर लिखा है कि बड़े चाचा या बड़ी बुआ। अभी समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बता दो। नहीं अभी समझ में आया, राइट। फिर मैरिज ब्यूरो, वो भी 7th हाउस से देखते हैं। वेस्ट लंबर रीजन, नेवल कैविटी यानी कि स्टमक से नीचे का पार्ट, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है हमारा, वो 7th हाउस के अंदर आता है। स्पाइनल कॉर्ड का 25 से 29 बॉल, फीमेल के अंदर जो यूट्रस होता है वो भी 7th हाउस में आता है। स्टार्टिंग ऑफ बिग इंटेस्टाइन यानी कि जो बड़ी अंतड़ियां होती है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो भी इसमें से आता है। प्रोस्टेट, ब्लैडर, अंडाशय यानी कि फ्रूटस, एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लोअर बैक, ग्लैंड्स, ओवरी एंड किडनी, ये मेन है। किडनी भी एक, ये सारी चीजें बॉडी के पार्ट्स है, सारा मेन है, लेकिन किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो किडनी है वो भी हम 7th हाउस से देखते हैं, और बाकी के जो पार्ट्स मैंने आपको बताए ये भी हम 7th हाउस से देखते हैं। अभी फिलहाल कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो 7th हाउस के रिलेटेड। नहीं अभी क्लियर एवरीथिंग? ओके, तो अब हम बात करते हैं 8th हाउस के ऊपर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, और यही हाउस है जो एस्ट्रोलॉजर की आमदनी को चलाता है क्योंकि वैसे तो एस्ट्रोलॉजर के पास कोई आने वाला नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति कोई प्रॉब्लम में आता है, कोई तकलीफ में आता है, कोई पीड़ा होती है उसको, और काफी हाथ पैर मारने के बाद भी उसको जब उसका सॉल्यूशन समाधान नहीं मिलता है, तब वो सोचता है कि मुझे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है। उसके पहले तो वो आता नहीं है। यानी कि ये 8th हाउस जो है उससे एस्ट्रोलॉजर के घर का खर्चा निकलता है, ऐसा समझ लो, राइट। चलिए अभी 8th हाउस के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। एनी टाइप ऑफ पेन, किसी भी प्रकार का दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, प्रॉब्लम, 8th हाउस। एक्सीडेंट, 8th हाउस। इंजुरी, 8th हाउस।
क्रॉनिक और मल्टीपल डिजीज। क्रॉनिक डिजीज मतलब ऐसे डिजीज के जो होने के बाद में इंसान के जिंदा रहने की पॉसिबिलिटीज लगभग ना के बराबर होती है। जैसे कैंसर हो गया, क्रॉनिक डिजीज हो गया, लगभग मरना तय होता है। हालांकि अभी साइंस ने प्रगति किया है तो कुछ कुछ केस के अंदर लोग बच जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में कैंसर को क्रॉनिक डिजीज हम मानते हैं, क्योंकि कैंसर हुआ तो लगभग उसका जाना तय होता है। तो वैसे क्रॉनिक डिजीज या फिर मल्टीपल डिजीज मतलब क्या होता है, कभी कभी कुंडली के अंदर जब 8 हाउस एक्टिव होता है व्यक्ति का, तो मान लो अगर हम बीमारी की बात करें तो उसको कैंसर नहीं होता है, लेकिन 2 3 4 बीमारियां एक साथ में लग जाती है, तो जिसकी वजह से भी उसको प्रॉब्लम होता है। तो मल्टीपल डिजीज। सर्जन, अगर डॉक्टर की बात करें और यानी कि प्रोफेशन की बात करें, तो अगर कोई बोलता है मुझे सर्जन बनना है तो उसका कनेक्शन 8 हाउस से होना बहुत जरूरी है। और सर्जरी जो है, ये यहाँ पर बताया, एक्सीडेंट, इंजरी, ऑपरेशन, सर्जरी, वो भी सारा 8 हाउस का पार्ट है। मोड ऑफ डेथ एंड लॉन्जिविटी, जो मैंने आपको बताया, लाइफ स्पेन, व्यक्ति की डेथ होगी तो किस तरीके से होगी और वो कितना जिंदा रहेगा, उसकी आयु कितनी है, वो सारा हमें 8 हाउस से पता चलता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, टेक्निकल वर्क एंड साइंटिस्ट। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब क्या, जब भी आपके पास बहुत ऐसी कुंडली आएगी जब उसके अंदर 8 हाउस एक्टिव हुआ होगा और आप वो व्यक्ति को पूछोगे, क्योंकि इतने सारे कंसल्टेशन मैंने किए हैं, इसके बेस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं, जब भी कुंडली में 8 हाउस एक्टिव होता है तो वो व्यक्ति का एक नेचर बन जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन का। उसका मतलब क्या, आप उसको बोलोगे भाई ये काम करना है, तो पहले बोलेगा ठीक है करता हूं, फिर खुद ही खुद सोचेगा आज नहीं कल करता हूं, कल नहीं परसों करता हूं, अभी नहीं बाद में करूंगा, तुरंत बाद नहीं मतलब थोड़ी देर के बाद में कर लूंगा। ऐसे काम को डिले करने की जो आदत होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन। कोई भी काम दो उसको, वो डिले ही करेगा, वो टालते ही रहेगा, आज नहीं कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, टालते ही रहेगा, टालते ही रहेगा, टालते ही रहेगा उसको। तो वो जो हैबिट होती है, वो 8 हाउस जब एक्टिव होता है कुंडली के अंदर, तो वो हैबिट इंसान के अंदर डेवलप हो जाती है। कोई भी प्रकार का टेक्निकल वर्क है तो वो 8 हाउस के अंदर आता है। अगर किसी को साइंटिस्ट बनना है तो वो 8 हाउस के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि 8 हाउस किस चीज का है, रिसर्च का है। अभी साइंटिस्ट बनना है तो रिसर्च तो करना ही पड़ेगा, रिसर्च किए बिना तो कोई साइंटिस्ट बनने वाला नहीं है। इसीलिए 8 हाउस से साइंटिस्ट को भी हम देख सकते हैं। रिसर्च, देखिए अभी जस्ट मैंने कहा रिसर्च रिलेटेड वर्क, किसी भी प्रकार का रिसर्च का काम है वो 8 हाउस से देखते हैं। एक रिसर्चर बनना है मतलब कोई ना कोई नई नई चीजों की खोजबीन करनी है तो वो रिसर्चर बन सकते हैं। सडन ट्रांसफॉर्मेशन 8 हाउस का ये बहुत ब्यूटीफुल एट्रीब्यूट है। ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं, डेंजरस भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है वो टाइम पे 8 हाउस के साथ कौन सा प्लैनेट बैठा है या कौन से प्लैनेट का कनेक्शन है। किसी व्यक्ति की कुंडली में 8 हाउस एक्टिव हुआ और वो टाइम पे साथ में राहु भी एक्टिव हुआ, तो राहु का भी नेचर कैसा है, अचानक का। और 8 हाउस का सडन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, 8 हाउस का भी नेचर जो है, हाउस का नेचर है सडनली, अचानक से, व्यक्ति ने सोचा नहीं होगा तब। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या, कोई व्यक्ति करोड़ों में खेल रहा है, कुंडली के अंदर 8 हाउस एक्टिव हुआ, दशा आ गई, 8 हाउस एक्टिव हुआ, रातों रात वो अर्श से लेके फर्श पे आ गया, वो 8 हाउस। कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर 8 हाउस एक्टिव हुआ, नॉर्मल सामान्य साधारण सी जिंदगी जी रहा है, लेकिन दशा आ गई, 8 हाउस एक्टिव हो गया, साथ में अच्छे प्लैनेट का संबंध आ गया, सीधा सीधा फर्श से लेके अर्श तक बुरे प्लैनेट का, खराब प्लैनेट का संबंध बन गया और वो दशा आ गई तो अर्श से लेके फर्श तक। और अच्छे प्लैनेट का संबंध बन गया, अच्छे प्लैनेट की दशा आ गई, साथ में 8 हाउस आ गया, रातों रात गरीब से लेके अमीर। यानी इसको क्या बोलते हैं, सडन ट्रांसफॉर्मेशन। वो व्यक्ति ने खुद ने भी सोचा नहीं होता है, अरे इतना पैसा मेरे पास कहां से आ गया, या फिर क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा, कल तक तो सब ठीक था, ये अचानक हो क्या गया, क्लाइंट आना बंद क्यों हो गए, पैसा आना बंद क्यों हो गया, मुझे इतना लॉस क्यों हो गया अचानक। वो सारी चीज अचानक, जब भी वर्ड आता है, वो हाउस की अगर बात करें, अचानक वर्ड आता है तो 8 हाउस। अनप्रिडिक्टेबल, ये हाउस एक ऐसा हाउस है जो कुंडली में एक्टिवेट होता है तो उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, 100% एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। हालांकि हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे, जो सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा, उससे आप एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर पाओगे। लेकिन आप हो चाहे मैं हूं, हम ईश्वर नहीं है, हम 99% तक पहुंच सकते हैं और हम पहुंचेंगे,
1% तो हमेशा भगवान के पास ही रहेगा। मैं आपको भी बोलता हूं, मैं क्लाइंट को भी बोलता हूं, ये वीडियो जो लोग सुन रहे हैं उनको भी बोलता हूं, 1% हमेशा भगवान के पास रहता है, वो उसके अंदर हमारा किसी का कुछ चलता नहीं है। 99% तक हम मेहनत करके पहुंच सकते हैं। तो ये क्या है, 8th हाउस अनप्रेडिक्टेबल है, उसके बारे में कोई जजमेंट आप कभी भी नहीं लगा सकते। वैसा अनप्रेडिक्टेबल, सडन चेंजेस, सडन इवेंट्स, अचानक से जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं होने लगती है, अचानक से कोई चीजें जीवन में बनने लगती है, वो सारा 8th हाउस से बनता है। अब वो अचानक सी चीज अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कुंडली के अंदर कौन सी दशा चालू है, कौन सा टाइम पीरियड चालू है, कौन से प्लैनेट का संबंध बन रहा है, कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, उसके ऊपर। बट अचानक होना वो 8th हाउस है। मेंटल एगोनी यानी कि मानसिक त्रास, वो 8th हाउस। लड़ाई झगड़ा 8th हाउस। मिसफॉर्च्यून, अब देखिए 9th हाउस, इसके बाद वाला हाउस है 9th हाउस। 9th हाउस है भाग्य का, 9th हाउस है भाग्य का। 9th हाउस से 12वां हाउस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यानी कि शॉर्टकट में जाओ तो ऐसे 9th हाउस से एक घर पीछे, तो ये हो गया भाग्य, तो ये हो गया भाग्य बिगाड़ने वाला, दुर्भाग्य। ये हो गया भाग्य, तो ये हो गया दुर्भाग्य। इसीलिए जब 8th हाउस आता है तो व्यक्ति को भाग्य का सहारा नहीं मिलता है, और जिसको भाग्य का सहारा नहीं मिलता है उसको दुनिया भर के प्रॉब्लम आते हैं। ये सब चीजें आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आपको लिंक होगी उसके अंदर। तो लड़ाई झगड़ा, मिसफॉर्च्यून यानी कि दुर्भाग्य, एडिक्शन, किसी भी प्रकार की लत लगना, आदत लगना, वो भी 8th हाउस है। अच्छी आदत भी लग सकती है, बुरी आदत भी लग सकती है। मेजोरिटी केस के अंदर जब बुरी आदत लगती है तभी हम उसको बोलते हैं, अच्छी आदत लगती है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसीलिए एडिक्शन मतलब जो बुरी आदतें लगती है वो 8th हाउस से लगती है। अब उसके अंदर प्रोस्टिट्यूशन भी हो गया, दारू पीना भी हो गया, सिगरेट हो गया, स्मोकिंग हो गया। और आज के जमाने में मेरे पास 3-4 ऐसी कुंडली आई थी जब छोटे बच्चों की कुंडली थी और उसके अंदर 8th हाउस एक्टिव था, तो मैंने सीधा उनको बोला कि ये व्यक्ति को मोबाइल का एडिक्शन है, और वो जो उनके मदर थे उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया। अब 8th हाउस हो गया तो एडिक्शन तो आ गया, वो मुझे समझ में आ गया कि एडिक्शन है अभी इसके अंदर, लेकिन मैंने मोबाइल क्यों पकड़ा, उसका आंसर जब मैं आपको प्लैनेट का बताऊंगा तब आपको उसका कनेक्शन में बताऊंगा। तो आप तुरंत पता कर सकते हो कि मोबाइल का एडिक्शन है या छोटे, देखो अभी बच्चे हैं, कॉलेजियन है, तो लड़कियों की भी आदत लग सकती है, पॉर्न फिल्म देखने की भी आदत लग सकती है। तो एडिक्शन तो है, लेकिन किस चीज का, मोबाइल का, लड़कियों का, पॉर्न फिल्म का, सिगरेट का, वो भी पता कर सकते हैं। यस, वो भी पता चल सकता है। अगर देखने को आता है तो सब कुछ पता चल सकता है कुंडली से, बस स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक देखने की जरूरत है। अब आप जब ऐसे प्रेडिक्शन करोगे, कोई कुंडली लेके आया, आपने देखा बच्चे की कुंडली है, वो सारे स्टेप्स में समझाऊंगा, और आपने बोला कि आपके बेटे को तो अभी फॉर एग्जांपल प्रोस्टिट्यूशन की आदत लग गई है, वो सामने वाला व्यक्ति हिल जाएगा। आपके बेटे को अभी तो कंप्यूटर की, अपना ये मोबाइल की लत लग गई है, हिल जाएगा जब आप इतना प्रिसाइसली कोई चीज बोलोगे। स्मोकिंग है, सारी चीज इसके अंदर आती है। एडिक्शन, फिर सीक्रेट, देखो 8th हाउस किस चीज का है, सीक्रेट्स का है, गुप्तता का है। अब जिस व्यक्ति के लग्न हाउस यानी कि 1st हाउस के साथ में 8th हाउस का संबंध बन जाएगा तो इसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, सीक्रेट पर्सनालिटी, क्योंकि 1st हाउस व्यक्ति के अपने बारे में बताता है, सेल्फ है, नेचर है, बिहेवियर है, एटीट्यूड है, पर्सनालिटी है, और 8th हाउस सीक्रेसी का है। ये सीक्रेसी इसके साथ में मिक्स हो गई तो वो व्यक्ति का नेचर सीक्रेसी हो गया। वो व्यक्ति अपने आप को बहुत सीक्रेट रखेगा, उसको जज करना, उसको पता करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1st का कनेक्शन 8th हाउस के साथ में हो गया। अच्छा, ऐसा व्यक्ति 8th हाउस वाला कब क्या करे वो भी आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि 8th हाउस किस चीज का है, सडन चीज का है, अचानक से होने वाली चीज का। तो इसका नेचर सिक्रेटिव तो होता ही होता है, लेकिन अचानक से कब क्या कर दे कोई जजमेंट नहीं लगा सकता है। एडिक्शन, सीक्रेट, स्कैंडल्स, देखिए बहुत सारे कौभांड होते हैं। तो जो स्कैंडल्स होते हैं, कौभांड होते हैं, जो ये भ्रष्टाचार होता है, वो सारा 8th हाउस के अंदर आता है। ह्यूमिलिएशन यानी कि अपना अपमान करना, इंसल्ट करना, वो सारी चीजें 8th हाउस के अंदर आती है।
अनअर्न्ड मनी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने कल आपको बताया था कि मुझे मेरे फादर के पास से इनहेरिटेंस में पैसा चाहिए, तो वो मेरा तो पैसा है नहीं, मैंने कमाया नहीं है। इनकम अर्न्ड थ्रू सेल्फ एफर्ट्स, वो कौन से हाउस में देखते हैं? थर्ड हाउस। गलत जवाब, सेकेंड हाउस। मेरे पास से ऐसे ही गूगली आएगी तो आपको मुझे तुरंत पता चल जाएगा आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, या अभी और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, तुरंत पता चल जाएगा। और मैं बीच बीच में ऐसे ही गूगली फेंक फेंक के आपका जो नॉलेज है वो टेस्ट करते रहूंगा कि आपने कितना स्टडी किया। बट कोई बात नहीं, अभी पहला दूसरा लेक्चर है, नो इश्यू। तो इनकम अर्न्ड थ्रू सेल्फ एफर्ट्स, उसको हम सेकेंड हाउस से देखते हैं, बराबर। तो आठवां, जब मैंने कल ये भी बताया था कि ये 8 हाउस को बहुत बदनाम किया है सब लोगों ने। अभी वो बात आई, वो क्यों बदनाम किया है भाई? 8 हाउस जब एक्टिव होता है तो पीड़ा होती है, कोई उसके अंदर ना नहीं है, लेकिन साथ में जब 8 हाउस स्ट्रांगली एक्टिव होता है तो वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं से उसने नहीं कमाया है वैसा पैसा मिल जाता है और उसका गुजारा हो जाता है। तो ईश्वर जो है वो हर एक चीजों का ध्यान रख के पूरी चीज करके बैलेंस करके कुंडली भेजता है। हाँ, सवाल इतना है कि वो एस्ट्रोलॉजर जो उसको जिस तरीके से गाइड कर रहा है, सबसे पहला तो वो एस्ट्रोलॉजर पॉजिटिव माइंडसेट का होना चाहिए और वो पॉजिटिवली उस बात को सामने वाले को प्रेजेंट करने आना चाहिए, तभी जाके हम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं और हम एक अच्छा कंसल्टेशन कर सकते हैं। नहीं तो जो भी आया 8 हाउस वाला, अब मैं बोल रहा हूं जो भी आया, लेकिन हमारे पास तो मैक्सिमम आने वाले ही 8 हाउस वाले हैं। हाँ। बाकी तो कोई जब 11 हाउस 11th हाउस एक्टिव होगा तो किसी को याद नहीं आती एस्ट्रोलॉजर की। जैसे अगर हम अच्छी हेल्थ में है तो डॉक्टर की याद आती है। नहीं। आपने कभी भी अपने फैमिली डॉक्टर को ऐसे ही जाके पूछा कैसे हो डॉक्टर साहब, क्या है, सब ठीक है? नहीं पूछा। सिंपल सी बात है, जब दर्द होता है तो डॉक्टर की याद आती है। उसी तरीके से कोई तकलीफ पीड़ा होती है और उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो एस्ट्रोलॉजर की याद आती है। पहले व्यक्ति खुद बहुत हाथ पैर मारता है, हो सकता है तो किधर से फ्री में ढूंढता है कुछ ना कुछ, वो यूट्यूब से न इधर से न उधर से कि भाई फ्री में उसका सॉल्यूशन ले लूं, फ्री में रेमेडी ले लूं, फ्री में कर लूं, फिर भी नहीं मिलता है, तब जाके पैसा खर्च करके वो एस्ट्रोलॉजर के पास आता है। तो एस्ट्रोलॉजर के पास आने वाले मैक्सिमम तो 8 हाउस लेके ही आने वाले। अब वो तो ऑलरेडी बेचारा परेशान है, ऑलरेडी तकलीफ में है, इसीलिए हमारे पास आया है, और हम उसको और 8 हाउस के नाम से डरा दे तो होगा क्या? वो बेचारा पॉजिटिव होने के बदले और डूब जाएगा। और हमारा काम वो बिल्कुल नहीं है। हमारा काम ये है कि उसको, भले हमको दुनिया भर का प्रॉब्लम दिख रहा है, लेकिन हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है और वो प्रॉब्लम को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, जो मैं आपको आने वाले टाइम के अंदर बताऊंगा कि कंसल्टेशन में कौन सी चीज ध्यान रखनी, कौन सी चीज को बोलना नहीं बोलना, वो सारी चीजें आएगी। तो उससे हम अच्छा कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो जो 8 हाउस वाले हमारे पास मैक्सिमम आते हैं उनको अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। तो खाली हम उसको ये बोले कि आपको तकलीफ है, प्रॉब्लम है, लेकिन उसके साथ में अगर मैं ये भी बोलूं कि देखो भैया आपको तकलीफ और प्रॉब्लम तो आएगी, जो दिख रहा है कि ऑलरेडी चालू हो चुकी है और आगे चल के भी बढ़ने वाली है, लेकिन आपके लिए एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, प्लस पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं से आपको ऐसा पैसा मिल जाएगा जो आपने कमाया नहीं होगा, किसी दूसरे का पैसा होगा, लेकिन वो पैसा आपको मिल जाएगा और उसकी बदौलत आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं, आपका काम एटलीस्ट पूरा हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ उसको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो उसको एक उम्मीद की किरण तो दिखाई देगी कि हाँ चलो मुझे कोई ना कोई बेनिफिट हो जाएगा, कहीं ना कहीं से मैं एटलीस्ट बच जाऊंगा, अटकूंगा नहीं कहां पर। तो वो भी 8 हाउस है। तो जो हमने पैसा नहीं कमाया है वो 8 हाउस है। इनहेरिटेंस में मिलता है पैसा, वो भी 8 हाउस का पैसा है। अनअर्न्ड मनी, तो जब 8 हाउस एक्टिव होता है तो वो व्यक्ति को बिना कमाया हुआ पैसा भी कहीं ना कहीं से मिलता है उसको। अब देखिए अनअर्न्ड मनी, फिर रॉयल्टी। अब रॉयल्टी कैसी इनकम है? मैंने कोई बुक लिखी, वो बुक को मैंने पब्लिश कर दिया, उसको मैंने रॉयल्टी के अंदर रजिस्टर कर दिया। अब वो बुक तो मैंने एक ही बार लिखी है, लेकिन जितनी बार वो प्रिंट होगी, जितनी बार वो सेल होगी, तो मुझे उसमें से हर बार पैसा मिलते जाएगा। तो वो बार तो मैंने कमाया, बार तो मेहनत करनी नहीं है, एक बार कर दी, बस एक बार वो कर दी तो मैटर खत्म हो गया। फिर हर बार जो बिना मेहनत का मिलेगा वो रॉयल्टी इनकम के अंदर हम, मतलब वो 8 हाउस के अंदर काउंट करते हैं उसको। उसी तरीके से डोहरी मतलब दहेज। पहले ये चीज बहुत चलती थी, आजकल तो बहुत कम हो गई है, लेकिन फिर भी अभी चालू है इंडिया के काफी सारे गांव में। लेकिन जब ये बड़े पैमाने पे था तो अब वो लड़के के लिए क्या हो गया, लड़के ने शादी की, लड़की अपने माँ बाप के घर से बहुत सारा पैसा, गहना, जेवर सब लेके आई, तो लड़के ने तो कमाया नहीं है,
लड़के को तो बैठे बिठाए मिल गया, तो उसके लिए 8 हाउस के अंदर हम डोगरी को जोड़ के देखते हैं। इंश्योरेंस क्लेम, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के फादर की डेथ हुई, फादर की 50 लाख की पॉलिसी थी, उसके जाने के बाद में उसने क्लेम किया, 50 लाख मिल गया, तो क्या हुआ, कमाया तो है नहीं, फादर की डेथ के बाद मिला। 8 हाउस से जो पैसा मिलता है उसकी एक खासियत है कि यहां से पैसा तो आपको मिलता है, लेकिन वो पैसा आपको कोई ना कोई खराब समाचार, कोई ना कोई बुरे न्यूज या फिर किसी भी तरीके का अपमान या किसी तरीके का प्रॉब्लम झेलने के बाद ही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 8 हाउस से हम और कौन सी चीज देखते हैं, वाइफ की बैंक बैलेंस, वाइफ का पैसा, क्योंकि ये मैं हूं, ये मेरा पैसा है। कल मैंने आपको बताया था सेकंड हाउस से हम वेल्थ देखते हैं और इनकम अर्न्ड थ्रू सेल्फ एफर्ट्स देखते हैं, वेल्थ देखते हैं, मनी को देखते हैं कि भाई मेरे पास कैसा बैंक बैलेंस रहेगा, वो हम 8 हाउस से देखते हैं। तो ये मेरी वाइफ है, ये मैं हूं, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे से दूसरा घर, तो वाइफ से दूसरा घर, ये वाइफ, तो ये वाइफ से दूसरा घर, यानी 7 से दूसरा, लेकिन कुंडली का 8वां। समझ में आया? समझ में आया। तो यहां से मैं क्या देख सकता हूं, वाइफ की इनकम को देख सकता हूं। अब जब 8 हाउस एक्टिव होगा, जो मैं आपको ह्यूमिलिएशन की, अपमान की बात बता रहा था, बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को जीवन में प्रॉब्लम आता है, लेकिन वो वाइफ के मदर फादर हेल्प कर देते हैं, बराबर है, तो वो दामाद को हेल्प तो करते हैं, समझना ध्यान से, हेल्प तो करते हैं, लेकिन फिर पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं उसका ताना मारते रहते हैं, पूरी जिंदगी उसके बारे में सुनना पड़ता है। और वो सास ससुर नहीं सुनाए तो वाइफ सुनाते रहती है, कोई ना कोई तो सुनाते रहता है उसके बारे में। अच्छा, कोई नहीं भी सुनाता है, मान लो सब अच्छे लोग हैं, फिर भी वो व्यक्ति के मन में अंदर एक गिल्ट रहता है कि मुझे वाइफ के पैसों से करना पड़ा या मेरे सास ससुर के पैसों से मुझे करना पड़ा, वो एक गिल्ट कहीं ना कहीं रहता है। तो मैंने जो बताया आपको कि 8 हाउस का पैसा मिलता है, मिलता जरूर है, लेकिन कोई ना कोई दुखद समाचार, कोई नेगेटिव न्यूज, कोई बैड न्यूज या फिर कोई अपमान, ऐसा कुछ हमारे साथ होने के बाद मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस में पैसा मिलेगा तो फादर की डेथ के बाद ही मिलेगा, तो खराब न्यूज आ गया। इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा तो फादर की डेथ के बाद मिला, तो भी वो खराब न्यूज आ गया कि भाई फादर की पैसा मिला लेकिन फादर की डेथ हो गई। तो एक ये खासियत हमेशा ध्यान में रखनी है, कोई ना कोई नेगेटिव चीज होगी उसके बाद ही ये पैसा मिलेगा, बट पैसा मिलेगा, काम रुकेगा नहीं आपका। प्रोविडेंट फंड मनी, अभी जैसे जो लोग सर्विस करते हैं उनकी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पैसा कट करके प्रोविडेंट फंड में जमा होता है, और जब वो रिटायर होता है तो एक साथ में मिल जाता है। नो डाउट उसकी इनकम से ही कट हुआ है, तो उसने कमाया तो है, लेकिन जो कमाया है उसके ऊपर उसको ब्याज मिलता है और पूरा वो फंड जमा होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी इसने अनअर्न इनकम के अंदर हम उसको काउंट करते हैं। जो वाइफ का बैंक अकाउंट, यानी कि ये मैं हूं, ये मेरी बैंक बैलेंस है, तो ये वाइफ है तो ये वाइफ की बैंक बैलेंस, क्योंकि ये मैं, ये दूसरा घर, ये वाइफ, तो ये वाइफ से दूसरा घर, वाइफ इनकम बैंक बैलेंस। इन लॉस, यानी कि ये मेरा कुटुंब, कल मैंने बताया था आपको, ये मेरा कुटुंब, तो ये वाइफ का कुटुंब, ये मेरे मदर फादर, ये वाइफ के मदर फादर। हालांकि मदर यहां से देखते हैं, फादर यहां से देखते हैं, लेकिन ओवरऑल कुटुंब की अगर मैं बात करूं तो सेकंड हाउस मेरा कुटुंब, 8 हाउस वाइफ का कुटुंब। फिर फैक्ट्री, किसी भी प्रकार की फैक्ट्री हो, टेक्निकल पर्सन हो, वो सारा हम 8 हाउस से देखते हैं। वुंड, यानी कि कोई घाव लगता है, कोई ईजा होती है, छोटा मोटा घाव लगता है, तो वो 8 हाउस से हम देखते हैं। इनहेरिटेंस बता दिया। हिडन वेल्थ, देखो बहुत टाइम मतलब जूने जमाने में क्या होता था, किसी ने जमीन के अंदर गड्ढा करके वो गोल्ड कॉइन अंदर अंदर उसके अंदर छुपा दिया उसको, और फिर कुछ सालों के बाद किसी दूसरे को वो मिल जाता है, तो क्या हो गया, हिडन वेल्थ, मतलब जो ऐसी वेल्थ थी जो छुपी हुई थी अब मिल गई उसको, तो हिडन वेल्थ जो होती है वो भी इसी के अंदर आता है। अच्छा, हिडन वेल्थ में आज के जमाने की अगर मैं बात करूं तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास फिजिकल शेयर्स होते हैं। पहले आपने देखा होगा, अगर आपको पता हो तो शेयर का पूरा ऐसा सर्टिफिकेट आता था, अभी तो सब डीमेट हो गया है, लेकिन पहले ऐसा सर्टिफिकेट आता, और आज भी अभी भी अनगिनत शेयर्स ऐसे हैं जो डीमेट नहीं किए हुए हैं, ऐसे ही घर में पड़े। अब मान लो कोई बैग के अंदर मालिये के ऊपर 1000 शेयर कोई कंपनी के रख के पिताजी ने लिए थे, ऊपर मालिये में रख दिए, फिजिकल, उसको डीमेट नहीं कराया, और लड़के को पता ही नहीं है। अब कुछ सालों तक वो पड़े रहे, फादर की डेथ हुई तब वो
बैग निकाली, उसमें से देखा तो ये सर्टिफिकेट मिले। अब ये सर्टिफिकेट की मार्केट वैल्यू निकाली, पता चला 50 लाख के शेयर से आज के तारीख में, तो उसके लिए तो हिडन हो गया, छुपा हुआ था उसके लिए, उसको पता नहीं था, वो छुपा हुआ था, लेकिन फादर के जाने के बाद उसको पता चला, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, हिडन वेल्थ बोलते हैं उसको। फिर 8th हाउस के अंदर आता है एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, जो भी है, जितने भी ऑकल्ट साइंस है वो अभी आएगा आगे, एस्ट्रोलॉजी। फिर ब्राइब यानी कि रिश्वत, ह्यूमन ऑर्गन सप्लाई। अब देखो जितनी, जो मैंने आपको यहां पर बताया कि ये जो है वो लीगल है, लीगल 7th हाउस लीगल का है, तो 8th हाउस किस चीज का है, इलीगल का है। इलीगल यानी कि जितनी भी चीजें इस संसार के अंदर इलीगल है, उसको अगर कोई हाउस से जोड़ के देखना है तो वो 8th हाउस है। अब इलीगल में मेन क्या चीज होगी, एक तो इलीगल पैसा होगा, इलीगल बिजनेस होगा और इलीगल रिलेशनशिप होगा। इससे ऊपर तो क्या होने वाला है, इलीगल रिलेशनशिप यानी कि हस्बैंड वाइफ के होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर कोई प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है, वहां पर रिलेशन रखता है, तो वो सारा इलीगल हो गया। इलीगल बिजनेस मतलब स्मगलिंग, दारू की सप्लाई, जहां अगर गुजरात में है वहां पर दारू सप्लाई करते हो, ऑफिशियल अलाउड नहीं है, तो वो इलीगल हो गया। आर्म्स है, वेपन्स है, यानी कि बंदूक है, हथियार है, उसको सप्लाई करना इलीगल हो गया, तो वो चीज आ गई। और इलीगल रिलेशनशिप, इलीगल बिजनेस और इलीगल मनी, केस, रोकड़ा पैसा जो गवर्नमेंट से हम छुपाते हैं और उसको जो इनकम मिलती है, बहुत लोग छुपाते हैं, उसको जो इनकम मिलती है वो सारा ब्लैक मनी हो गया, तो वो सारा 8th हाउस से अंदर आता है। क्योंकि 8th हाउस को मैंने आपको पहले ही बता दिया, सीक्रेट का घर है, छुपा हुआ घर है, तो वो सारी छुपी हुई चीजें इसके अंदर आती है। अब देखिए इसके अंदर ब्राइब यानी कि रिश्वत, अभी रिश्वत तो कोई खुलेआम लेता नहीं है, छुप छुप के लेता है, तो ब्राइब इसके अंदर आ गया, रिश्वत। ह्यूमन ऑर्गन सप्लाई, ये भी एक ऐसा है आज के जमाने में बहुत चल रहा है, किडनी सप्लाई करना, लीवर सप्लाई करना इलीगल है, ऑफिशियल अलाउड नहीं है, और ऑफिशियल करना है तो उसका तरीका है, लेकिन जो लोग इलीगली करते हैं वो भी इसी के अंदर आता है। फिर ड्रग्स इलीगल है। एनी अनएथिकल वर्क, जो भी चीज अनएथिकल है, एथिकल नहीं है, मतलब गैर कानूनी तरीके से करते हो, गलत तरीके से करते हो, वो सारी चीजें 8th हाउस के अंदर। प्रोस्टिट्यूशन, स्मगलिंग, इलीगल सेक्स, ये भी 8th हाउस के एट्रीब्यूट है। तंत्र, मंत्र एंड ऑल ऑकल्ट साइंस। ऑकल्ट साइंस मतलब क्या, ऐसे साइंस जिसके थ्रू हम किसी भी व्यक्ति का फ्यूचर देख सकते हैं, पास्ट देख सकते हैं, प्रेजेंट देख सकते हैं, और खास करके लोग हमारे पास फ्यूचर के लिए आते हैं, पास्ट में तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं। तो 8th हाउस से जितनी भी ऐसी विद्याएं हैं जिससे हम व्यक्ति का भविष्य देख सकते हैं, वो सारा 8th हाउस के अंदर आता है, और उसको क्या कहा जाता है, ऑकल्ट साइंसेस कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी आ गया, उसके अंदर टैरो कार्ड रीडिंग आ गया, उसके अंदर ये शकुनी शास्त्र आ गया, बहुत सारे ऐसे शास्त्र है, रमल शास्त्र एक है, बहुत सारे ऐसे शास्त्र है जिससे हम फ्यूचर देख सकते हैं, और वो सारी चीजें 8th हाउस के अंदर आती है। ध्यान में रखना, वास्तु जो है वो 8th हाउस के अंदर नहीं आता है, फ्यूचर नहीं दिखता है, फ्यूचर नहीं दिखता है वास्तु में, पास्ट भी नहीं दिखता है। आप ज्यादा से ज्यादा आप एक अंदाज लगा के बता सकते हो कि आपके घर का ये डायरेक्शन प्रॉब्लम में है, ये डायरेक्शन में खराबी है, तो आपको ये बीमारी या ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु का मतलब ही वही है, और उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि जब तक दशाओं का नेगेटिव रोल चालू नहीं होता है, भले वो घर नेगेटिव हो, भले वो घर के अंदर कोई जोन में प्रॉब्लम हो, व्यक्ति को उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। और जब वो नेगेटिव दशा चालू होती है और वो घर के अंदर भी दोष होता है, तो फिर मेजर प्रॉब्लम चालू होते हैं। उसको डिटेल में हम समझेंगे, उसको हर एक चीज को कवर करेंगे। इलीगल ये हो गया। डेप्थ इन एनी मैटर, देखो किसी लोगों का नेचर होता है, कोई भी चीज के अंदर बहुत डिटेल में जाएंगे, बहुत डीप में जाएंगे, तो वो भी 1 के साथ में 8 का कनेक्शन होता है। अभी जरूरी नहीं है कि 1 के साथ में 8 का कनेक्शन है तो वो डिटेल में भी जाता है, वो सिक्रेटिव भी है, वो ड्यूअल भी है, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी 1 या 2 क्वालिटी उसके अंदर हो सकती है 8th हाउस से रिलेटेड। अभी उसको और कुछ नहीं है, उसको एडिक्शन है, लेकिन वो ऐसा एडिक्शन को ऐसा छुपाएगा कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, तो भी 8th हाउस का कनेक्शन आ गया। एडिक्शन मतलब 8th हाउस, छुपा के रखना 8th हाउस, 8 और 1 का कनेक्शन है, 1 नंबर व्यक्ति, 8 नंबर एडिक्शन, तो उस तरीके से हम जोड़ेंगे सारी चीजें। फिर
डीप इनसाइट यानी कि जिसको कोई भी चीज बहुत डीपली समझ में आती है, बहुत पहले से उस चीज को वो देख सकता है, बहुत डिटेल में समझ सकता है। जो चीज मतलब आपको समझो ये मोबाइल दिखाया तो लोगों को लगेगा ये मोबाइल है, लेकिन जिसके अंदर ये शक्ति होगी वो इसके अंदर से कोई ऐसी चीज देख लेगा कि उसको लगेगा कि मुझे ये यूज करना है या नहीं करना है, या इसको मैं करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। उस तरीके से वो डीप इनसाइट, उसको डिटेल के अंदर वो चेक कर सकता है, स्टडी कर सकता है उसको। तो वो चीज इसके अंदर आती है, डीप इनसाइट। पेट्रोल, अब देखो जो जो चीजें जमीन के अंदर से निकलती है, जमीन के ऊपर है वो चीज तो दिखती है। 8 हाउस किस चीज का है? सिगरेट का है या छुपाने का है। जमीन के अंदर जो चीजें है वो दिखती नहीं है। अब कौन सी चीजें जमीन के अंदर है? तो पेट्रोल जमीन के अंदर से निकलता है, डीजल जमीन के अंदर से निकलता है। इसलिए पेट्रोल एंड डीजल से जुड़ा हुआ जो भी बिजनेस है वो हम 8 हाउस से जोड़ के देखते हैं उसको। उसी तरीके से प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इंश्योरेंस, ये सारा 8 हाउस के अंदर आता है। सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस, अचानक से गेन भी होता है, अचानक से नुकसान भी होता है, वो भी 8 हाउस के अंदर आता है। सडन गेन, सडन लॉसेस। सुसाइड, बहुत बार व्यक्ति सुसाइड करता है। जब 8 हाउस एक्टिव होता है तो या तो वो सुसाइड कर लेता है डिपेंडिंग ऑन दशा, या तो उसको बार बार ये ख्याल आता है कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं सुसाइड कर लूं, मैं सुसाइड कर लूं। तो वो भी 8 हाउस की टेंडेंसी है, उसकी वजह से 8 वो व्यक्ति की सुसाइडल टेंडेंसी बन जाती है। फिर पेंशन मिलता है, ग्रेच्युइटी मिलती है, रॉयल्टी मिलती है, डाउरी मिलती है, वो तो मैंने आपको समझाया, वो भी सारा 8 हाउस। दूसरा एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिप्रेशन। जब भी 8 हाउस एक्टिव होता है वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। अभी डिप्रेशन में जाएगा नहीं तो एडिक्शन में जाएगा, वो डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर। लेकिन जब 8 हाउस एक्टिव होता है तो या तो डिप्रेशन या तो एडिक्शन उसको लगता है और लगता है। डार्कनेस यानी अंधेरा, सुसाइडल टेंडेंसी, ब्रेक इन हायर एजुकेशन और जर्नी। अब देखिए 9th हाउस है, हायर एजुकेशन का है, कल मैंने आपको बताया था। अब जैसे यहां पर भी सेम चीज है, 9th हाउस हायर एजुकेशन, तो उससे अगर 12वां करो तो 8 हाउस, एक घर पीछे यानी कि 12वां हाउस यहां से सीधा काउंट करूं तो 12वां हाउस, तो पीछे से काउंट करूं तो वही हो गया बराबर, एक घर पीछे। तो ये चीज क्या देता है? हायर एजुकेशन देता है। 8 हाउस क्या करेगा? नहीं देगा, एजुकेशन होने नहीं देगा, एजुकेशन छीन लेगा, होने नहीं देगा, यानी कि ब्रेक आ जाएगा उसकी पढ़ाई के अंदर। तो 9th हाउस हायर एजुकेशन, तो ये 8 हाउस एजुकेशन के अंदर ब्रेक, रुकावट आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगा। अभी 9th हाउस हायर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का भी है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग का है। तो जैसे यहाँ पर एजुकेशन में 8 हाउस एजुकेशन नहीं होने देगा, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करनी है, 8 हाउस एक्टिव हो गया, जर्नी नहीं होने देगा। आप देखो बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग कोई जगह पे जाने के लिए पहले टिकट निकाल लेते हैं, बराबर है, और उसके बाद में कैंसिल करनी पड़ती है, ऐसा होता है। तो क्या हो गया इसका मतलब कि जब मैंने टिकट बुक कराई थी, अभी मैक्सिमम लोग तो ये देखते नहीं है, जाना है चलो जाना है करके टिकट बुक कर लेते हैं। लेकिन जब जाने का समय आया, उससे कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 15 दिन पहले एक ऐसी कोई अंतरदशा और ऐसी कोई प्रत्यंतर दशा शुरू हो गई जिसका कनेक्शन 8 हाउस से है, तो जर्नी नहीं होने देगा, टिकट कैंसिल करवाएगा, एक नहीं तो दूसरी तरीके से टिकट कैंसिल करवाएगा। तो तभी ये चीज होती है। लॉस ऑफ रेप्यूटेशन यानी कि अपमान होना और इंसल्ट होना। स्मशान के रिलेटेड वर्क जो होता है वो भी हम 8 हाउस से जोड़ के देखते हैं। यूरिनरी ऑर्गन यानी कि जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन यानी कि प्राइवेट पार्ट, एंड यूरिनरी ऑर्गन यानी कि जिससे यूरिन करते हैं वो पार्ट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यहां पर आ गया प्राइवेट पार्ट, वो भी सारा 8 हाउस से कवर होता है। एनस, हिप्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड ऑफ बिग इंटेस्टाइन, ओवरीज एंड एंट्री पॉइंट ऑफ यूट्रस एंड स्पाइनल कॉर्ड का 30, 31 एंड 32 बॉल यानी कि गादी जिसको बोलते हैं या मन का बोलते हैं, वो सारी चीजें 8 हाउस के अंदर आती है। अब आपको समझ में आया 8 हाउस कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बड़ा है। सबसे ज्यादा ये है। और किसी भी चीज को एनालिसिस करना है, किसी भी चीज को एनालिसिस करना है तो भी 8 हाउस का रोल इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें 8 हाउस के अंदर आती है। और किसी भी प्रकार की एनालिसिस करनी हो, डिटेल एनालिसिस करनी हो, तो उसके लिए 8 हाउस इंपॉर्टेंट है।
और वो व्यक्ति का जब माइंड शार्प होगा, अब माइंड का कनेक्शन कल मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद नहीं होगा, थर्ड हाउस से कनेक्शन होता है। और थर्ड हाउस के अंदर एक और चीज आपको ऐड करनी है जो है आज के जमाने में बहुत यूजफुल है, वो है डेटा। कोई भी प्रकार का डेटा जो होता है, वो डेटा को, किसी भी प्रकार के डेटा को हम थर्ड हाउस से देखते हैं। अब आज के जमाने में एक बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा है या फिर एक जॉब बहुत तेजी से चल रही है, डेटा एनालिसिस। हाँ। आप देखना ऐसी डेजिग्नेशन होती है बहुत सारी कंपनी में, डेटा को एनालिसिस करना है और आपको बताना है कि इसमें से मुझे कौन से जोन में काम करना चाहिए, किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहिए, सारा एनालिसिस का काम होता है। तो जो व्यक्ति के कुंडली में 10th हाउस का कनेक्शन 3rd and 8th से होता है, वो डेटा एनालिसिस अच्छा कर सकता है या फिर वो डिपार्टमेंट के अंदर काम कर सकता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इसके अंदर मैंने अभी आपको बता दी। एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, ऑडिट या फिर ऑडिटर, ये सारा 8th हाउस के अंदर आता है। और डेटा एनालिसिस में 8th हाउस एनालिसिस का, 3rd हाउस डेटा का, तो 3 और 8 का कॉम्बिनेशन डेटा एनालिसिस। चलो अब हम बात करते हैं 9th हाउस की। ये कुंडली है, ये उसका 9th हाउस है। अब 9th हाउस के अंदर हम क्या क्या चीजें देखते हैं, कौन सी चीजों को स्टडी करते हैं, वो 9th हाउस। एक तो इनसाइट एंड विजडम, यानी कि वो व्यक्ति के अंदर होशियारी कितनी है, सही और गलत चीज का परख कर सके, वो कैपेबिलिटी, वो शक्ति कितनी है, उसको बोलते हैं विजडम। एग्जैक्टली, तो वो विजडम हम 9th हाउस से देखते हैं। फ्लाइंग, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, उसमें भी जो फ्लाइट होती है, जो प्लेन में बैठ के जाता है, वो हम 9th हाउस से देखते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, अब लॉन्ग डिस्टेंस 2 ही तरीके से होता है, एक होता है मतलब 3 तरीके से होता है वैसे तो। बाय कार, समझो गाड़ी लेके यहाँ से दिल्ली गए तो भी लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। बाय ट्रेन गए या फिर फ्लाइट से गए, तो जो भी यहाँ से लंबी दूरी की यात्रा जिसको बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, वो हम 9th हाउस से देखते हैं। और उसमें भी जो उड़ने वाली यात्राएं है, हवाई यात्रा, वो खास करके 9th हाउस में आती है। फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, रिलीजन यानी किसी भी व्यक्ति का धर्म, वो 9th हाउस। डीएनए यानी कि फादर के साथ उसकी लिंकेज, इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो डीएनए कैसे चेक होता है और उससे कैसे पता चल सकता है कि ये जो 2 कुंडली हमारे पास है, ये दोनों बाप बेटे की है या माँ बेटे की है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत कम लोगों को पता है ये चीज, बट मैं आपको वो चीज भी बताऊंगा। तो डीएनए, अभी 9th हाउस, 4th हाउस है मदर का, 9th हाउस है फादर का। ये फर्स्ट हाउस हो गया सेल्फ, ये हो गया स्पाउस, ये हो गया ओवरऑल फैमिली, ये हो गया यंगर सिबलिंग्स, एल्डर यानी कि बड़े भाई बहन, एल्डर सिबलिंग, यंगर सिबलिंग। यहां पर आ गया हमारे सास ससुर, यानी हस्बैंड और वाइफ के सास ससुर, तो इन लॉज। अभी तक इतने रिलेशन हमने देखे। अच्छा, दूसरा इसी के ऊपर से, जैसे ये मैंने आपको बताया, ये हो गए मामा मासी, लेकिन जो मम्मी से छोटे हैं, यंगर। अब मम्मी से उसी तरीके से, ये मम्मी के घर से तीसरा घर है, तो मम्मी के घर से एग्जैक्ट सामने ये 7 हो गया। अब ये शॉर्टकट भी ध्यान रखो, यहां से कैलकुलेट करना है तो सामने 7 आएगा, तो 7, 8, 9, 10, 11। तो अब मम्मी से 11 यानी कि मामा मासी, बड़े वाले, परफेक्ट, बड़े वाले मामा और मासी, ये आ गया यंगर मामा और मासी। अब ये हो गए फादर। अब फादर से काउंट करो तो ये एग्जैक्ट सामने आता है, वो 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो यहां से हमने क्या देखा, चाचा, नहीं सॉरी बुआ, चाचा और बुआ। लेकिन फादर से 11वां है, तो ये कौन से हो गए, बड़े वाले। समझ में आया? ये 7, 8, 9, 10, 11, तो ये हो गए चाचा और बुआ, बड़े वाले। अब फादर से 3rd हाउस, तो 1, 2, 3, तो यहां से क्या हो गया, फादर से तीसरा घर,
यानी कि फादर के छोटे चाचा और बुआ। छोटे चाचा छोटी बुआ। मैं आपको ये सब थोड़ा बता दूंगा, उसके बाद में आपको कहूंगा आप आपके हस्बैंड की कुंडली लेके आइएगा या उसकी डिटेल दे दीजिएगा मुझे कुंडली की, मैं इसमें डाल के कुंडली हम बना लेंगे। फिर हम ये प्रेडिक्शन करेंगे कि आपकी ननंद है कोई? हाँ है। तो हस्बैंड से बड़ी है या छोटी है? सब बड़ी है। सब हस्बैंड से बड़ी है। तो वो जो बड़ी ननंद है उसमें पहले वाली जो सबसे बड़ी है उसका नेचर कैसा, उससे छोटी वाली का कैसा, उससे छोटी वाली का कैसा, उसका प्रिडिक्शन हम आपके हस्बैंड की कुंडली पे से करेंगे। तो आपको ये सारी चीजें बराबर टैली होती समझ में आ जाएगी, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा किस तरीके से देखा जाता है और ये सारी चीजें कैसे काम करती है। जब मैं आपको थोड़ा बेस बना दूंगा, आपको समझा दूंगा, फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे। इन केस अगर मेरे से रह गया तो मुझे याद भी आप करवा देना। तो मैं आपको ये सारे रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं उसके बारे में आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें पता चलेगी। तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं। अभी 9th हाउस में फादर की बात आई तो मैंने ये कवर कर लिया। एंसेस्टर यानी कि हमारे जो पूर्वज होते हैं वो भी हम 9th हाउस से देखते हैं। फिर उसी तरीके से किसी भी प्रकार का काउंसलिंग या किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन, अब वो हो सकता है एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन हो, रियल एस्टेट कंसल्टेशन हो या हेल्थ के रिलेटेड कंसल्टेशन हो, वो बात की बात है। या एजुकेशन के रिलेटेड कंसल्टेशन होता है कि भाई मैं आगे चल के कौन सा लाइन लूं, आजकल ये सब बिजनेस बहुत चलते हैं, एजुकेशन कंसल्टेशन और वो सब। तो जो भी प्रकार का कंसल्टेशन है वो 9th हाउस से हमें देखा जाता है। फिर वो कौन से फील्ड में या कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो देखने का तरीका है, वो अलग तरीके से देखा जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब भी कंसल्टेशन या काउंसलिंग की बात आई तुरंत अपना लाइट होना चाहिए कि 9th हाउस की बात कर रहे हैं, उस तरीके से हमें देखना है। फिर किसी को भी गाइडेंस देना है तो वो भी 9th हाउस से देखा जाता है। यानी कि जब 10th हाउस का कनेक्शन 9th हाउस से होता है वैसा व्यक्ति कंसल्टेशन, गाइडिंग या फिर काउंसलिंग के लाइन में आगे बढ़ सकता है। हायर लर्निंग, अब कल मैंने आपको बताया था हायर स्टडीज। तो अभी ये 4th हाउस तक हम कौन सा देखते हैं? 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक, वेरी गुड। प्राइमरी सेकेंडरी, क्योंकि अभी एसएससी तक सेकेंडरी हो जाता है। तो 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे। फिर कॉलेज का एजुकेशन यानी कि 11 से 15 कॉलेज का एजुकेशन। 6th हाउस से। गलत जवाब, वो हम देखते हैं 5th हाउस से। यहां पर 1 से 10 5th हाउस में कॉलेज एजुकेशन यानी 11 से 15, और यहां पर हायर एजुकेशन यानी कि मास्टर्स डिग्री जो होती है या एक से ज्यादा 2-2, 3-3 डिग्रियां जो लेते हैं वो 9th हाउस से देखते हैं। हाँ, तो वो अभी देखो ये सबसे पहले आपके साथ लेने का कारण क्या है, ये चीज बार बार इतनी बार रिपीट होगी कि आपके ये दिमाग के अंदर फिट बैठ जाएगा। आप अभी से प्रैक्टिस इसना चालू कर दोगे, स्टडी करना, रीड करना, याद रखना, और ये बार बार आते जाएगा तो आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाएगा। कोई नींद में से उठा के भी पूछे गाइडेंस 9th हाउस, कोई छुपी चीज 8th हाउस, वो व्यक्ति कुछ बोले और उसका हम हाउस बता सके, उस लेवल के ऊपर हमें जाना है। फिर हायर लर्निंग, अभी किसी भी हमारा कोई भी गुरु होते हैं, चाहे धर्म के गुरु हो, चाहे हमारे एजुकेशन के अंदर हमारे गुरु हो, स्पिरिचुअल गुरु या फिर हमारे एजुकेशन के गुरु, कोई भी प्रकार के जो गुरु होते हैं वो भी हम 9th हाउस से देखते हैं। गुरु होते हैं मतलब वो नहीं समझ में आया, गुरु का क्या देखना है? अभी ये व्यक्ति को गुरु के पास से अच्छा ज्ञान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये व्यक्ति के गुरु का नेचर कैसा रहेगा। अभी जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, अब मैं एक तरीके से आपका गुरु हो गया, तो आपकी कुंडली से हम ये पता करेंगे कि आपको जीवन में जो कोई भी गुरु मिलेंगे, मैं अकेला ऐसा नहीं, वो कैसा, हाँ, नेचर कैसा उसका वो गुरु का नेचर कैसा रहेगा, वो गुरु के साथ आपका बनेगा नहीं बनेगा, वो गुरु को बीच में छोड़ के भाग जाओगे या उनके पास एजुकेशन पूरा करोगे, वो सारी चीजें हमें 9th हाउस से पता चलती है। खास करके गुरु का नेचर और गुरु के साथ में रिलेशन कैसा रहेगा, वो सारा 9th हाउस से पता चलता है। फिर आइडियलिज्म, और जो 9th हाउस जिसका बहुत ज्यादा एक्टिव होता है वो सिद्धांतवादी होता है। मतलब मेरे आदर्श, आइडियलिज्म मतलब अपने खुद के आदर्शों पे चलने वाला, अपने सिद्धांतों को पकड़ के रखने वाला, वो भी 9th हाउस में आता है। कल्चर, परंपरा 9th हाउस। फॉर्च्यून, लक और भाग्य, जो नाम देना है दे दो, लेकिन वो देखा जाता है 9th हाउस से। फॉर्च्यून, लक या फिर भाग्य।
पब्लिशिंग एंड पब्लिकेशन, देखो बुक पब्लिश करने का बिजनेस होता है, बहुत लोग पब्लिकेशन के बिजनेस में होते हैं। कोई भी चीज को पब्लिश करना है, पब्लिक लोगों के सामने लेके जाना, पब्लिश, वो भी 9th हाउस से हम देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पर हाउस के नंबर नहीं लिखे, लेकिन फिर भी आपको समझ में आता है कि 9th हाउस कौन सा, 8th हाउस कौन सा, 7th हाउस कौन सा। बस धीरे धीरे वो भी हैबिट डालनी है, क्योंकि आगे चल के यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा वो नंबर राशि का होगा, वो घर का नंबर नहीं होगा। हो सकता है कि ये घर 8वां घर, ये तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पर 4 नंबर की राशि भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, कोई भी 1 से लेके 12 में से कोई भी राशि हो सकती है। अभी तुरंत नहीं समझ में आता है, गिनना पड़ता है, बट आ जाता है, बट धीरे धीरे आ जाएगा। यस, राइट। लॉ जजेस, यानी कि जिसको लॉयर अपना कायदे का जो स्टडी करते हैं वो 9th हाउस से आता है। जो जज बनते हैं वो 9th हाउस से आता है। किसी भी बड़ी इंस्टीट्यूशन, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी हायर स्टडी, वो 9th हाउस। वर्क रिलेटेड टू हायर स्टडी, 9th हाउस। अब कल देखो बताया था मैंने 1 से लेकर 10 तक यानी कि स्कूल, स्कूल में ही होती है 1 से 10 की पढ़ाई, लेकिन स्कूल से आगे की पढ़ाई यूनिवर्सिटी और कॉलेज में होती है। इसके लिए हायर एजुकेशन हम यहाँ से देखते हैं, और यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इसको भी हम 9th हाउस से देखते हैं। स्पाउस, यंगर सिबलिंग। अब देखो एक और चीज, अब ये मेरे छोटे भाई बहन, तो ये मेरा हस्बैंड और ये उसके छोटे भाई बहन, क्योंकि हस्बैंड से काउंट करूं तो 1, 2 और 3, तो स्पाउस के यंगर सिबलिंग्स। आया समझ में? हाँ, तीसरा घर, तीसरा घर, क्योंकि ये मेरा घर है, ये हस्बैंड का है, तो हस्बैंड से तीसरा, 1, 2, 3, ये मेरे से तीसरा, तो ये 1, 2, 3 हस्बैंड से तीसरा। कभी कभी 9th हाउस एक्टिव होता है तो कोई कोई प्रोफेशन के अंदर प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। चेंज इन जॉब, एम्प्लॉयर यानी कि जो हमारे बॉस होते हैं वो भी 10th हाउस से हम देखते हैं। कर्मकांडी, एक देखो ब्राह्मण होते हैं, जो लोग पूजा पाठ करवाने का काम करते हैं उसको कर्मकांडी ब्राह्मण बोलते हैं या पुजारी बोलते हैं। मतलब पुजारी मंदिर में होते हैं और वो ब्राह्मण सब अलग अलग जगह पे जाके पूजा करवाते हैं, विधि करवाते हैं। तो चाहे पुजारी हो, चाहे कर्मकांडी ब्राह्मण हो, पूजा पाठ करने वाला हो, जो कोई भी हो, वो 9th हाउस से देखते हैं, क्योंकि 9th हाउस धर्म का है और वो धर्म की क्रिया है, तो इसके लिए हम उसको 9th हाउस से देखते हैं। फिर साइटिक नर्व्स, थाइस एंड हिप्स, यानी कि बॉडी के अगर पार्ट की बात करूं तो ये जो इतना पार्ट है, ये और ये इतना जो पार्ट है, और इसके अंदर जो नर्व्स है वो सारी चीजें 10th हाउस के अंदर 9th हाउस के अंदर आती है। राइट, क्लियर? इसमें कोई डाउट? इसके अंदर मैंने मेरा इतने सालों के स्टडी का निचोड़ इसके अंदर ऐड कर दिया है, इससे बाहर के कोई क्वेश्चन आने ही वाले नहीं है आपको। अब आ गए 10th हाउस के ऊपर, क्योंकि ये एक जगह से पढ़ाई करके नहीं, अलग अलग जगह से मैंने गैदर करके फिर इतना सिंपल आपको बना के दिया है, तो आपको एकदम इजी पड़ेगा उसको याद करने में, और इसके बाहर का कोई क्वेश्चन कभी आने वाला नहीं है, मैं आपको लिख के दे देता हूं। इतना कर लिया, इनफ है। 10th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट 10th हाउस का जो है, जिसके लिए बहुत बार मैक्सिमम टाइम हमारे पास प्रश्न आते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं या हम एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं कर्म। अब यहां पर जो हम बात करते हैं, कर्म का अर्थ बहुत बड़ा होता है। हम अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं जीवन के अंदर, लेकिन अभी वो कर्म की थियरी के ऊपर मुझे नहीं जाना है। यहां पर जो हम 10th हाउस से बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं? ऐसा कर्म जो हमारे रोजी रोटी के साथ संबंधित बनाता हो, या जो हमारे बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो काम होता है उसको हम कर्म कहेंगे शॉर्ट में। हालांकि कर्म की डेफिनेशन बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, लेकिन वो सब चीजों के लिए कोई हमारे पास आने वाला नहीं है। कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा प्रोफेशन करूं, कौन सा काम करूं, वो पूछने के लिए आएंगे, तो हम फोकस उसी के ऊपर रखेंगे। तो 10th हाउस है वो बिजनेस प्रोफेशन यानी कि हमारे कर्म का है। ओवरऑल कर्म 10th हाउस, एंड बिजनेस प्रोफेशन का जो कर्म है पर्टिकुलर, वो भी 10th हाउस। कर्म फॉर अर्निंग, ओवरऑल कर्म वो तो मैंने अभी बता ही दिया आपको।
फेम, स्टेटस, नेम एंड रिकॉग्निशन। बहुत लोग फेमस होते हैं, बहुत लोगों के पास एक अच्छा स्टेटस होता है, उसका रुतबा होता है, वो सारी चीजें। फेम, स्टेटस, नेम एंड रिकॉग्निशन, किसी भी प्रकार की अचीवमेंट, किसी भी प्रकार की रेप्यूटेशन, 10th हाउस। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कोई भी काम है वो 10th हाउस से हम देखते हैं। हायर ऑथोरिटीज, वो भी 10th हाउस। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 10th हाउस। पॉलिटिक्स 10th हाउस। पॉलिटिकल लीडर एंड वर्कर, वो भी 10th हाउस। हमारा काम करने का जो प्लेस होगा, वर्क प्लेस, वो भी 10th हाउस से हम देखते हैं, क्योंकि चौथा घर हमारे रहने का है, 10वां घर हमारा वर्क प्लेस है। 4th हाउस घर का है ना, कल मैंने बताया था आपको। 4th हाउस, घर का नहीं समझ। 4th हाउस अगर किसी को देखना है कि मेरा घर कब होगा, प्रॉपर्टी कब लूंगा, तो वो 4th हाउस, हाँ, बराबर। होम, प्रॉपर्टी। तो ये जो 4th हाउस है वो हमारे रहने के लिए, और 10th हाउस जो है वो हमारे काम करने के लिए। इसका भी एक फर्दर बाइफरकेशन है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। हमारे बॉस, एम्प्लॉयर 10th हाउस। अब देखिए ये बड़ी बड़ी डिग्रियां है लॉ के अंदर, अटॉर्नी जनरल, IAS, IPS, ये सारे बड़े बड़े पावर वाली पोस्ट है और हायर लेवल की पोस्ट है, तो वो सारी हम 10th हाउस से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया हायर अथॉरिटी 10th हाउस में आता है। उसी तरीके से हायर डेजिग्नेशन, यानी कंपनी के अंदर जो बड़े बड़े डायरेक्टर होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO, CEO, MD, ED, चेयरमैन जो बड़ी बड़े होते हैं, वो सारी चीजें 10th हाउस से आती है। गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी काम 10th हाउस। व्यक्ति को प्रमोशन कब मिलेगा, 10th हाउस। जॉब के अंदर ट्रांसफर कब होगा, 10th हाउस। और अगर हमारे बॉडी के पार्ट की बात करें तो ये हमारे नी और नी के जो जॉइंट है वो 10th हाउस के अंदर आते हैं। नीज, नी जॉइंट्स, नी बोन्स, नी कैप, पूरा जो घुटना है, हाँ, वो सारा 10th के अंदर आता है। और एनी टाइप ऑफ ब्रांडिंग, जो ब्रांडिंग करते हैं बिजनेस की बड़े लेवल के ऊपर, वो भी 10th हाउस से देखते हैं। तो अभी आपको 10th हाउस में कुछ समझ में नहीं आया हो या 9th हाउस में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं, अभी तो समझ कोई में- डाउट, नहीं, कुछ इसमें नहीं। अभी तक क्लियर? चलिए अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस, लेकिन वो हाउस जब लोगों की कुंडली में एक्टिव होगा तो हमारे पास नहीं आएगा। हाँ। क्योंकि जब वो व्यक्ति के कुंडली में 11th हाउस एक्टिव होगा तो उसको गेन्स होंगे, प्रॉफिट होंगे, उसकी जो सारी जेन्युइन इच्छाएं है, जेन्युइन विश है, वो सारी पूरी होगी, यानी कि वो तकलीफ में रहेगा ही नहीं। तकलीफ में रहेगा नहीं तो हमारे पास आएगा नहीं। सिंपल सी बात है। उस जब 11th हाउस एक्टिव होता है और वो व्यक्ति बिजनेस के अंदर होता है तो उसका प्रॉफिट बढ़ता है, उसका टर्नओवर बढ़ता है, उसका मार्जिन बढ़ता है, इसके लिए सब खुशखुशाल, सब अच्छा होता है, तो कोई आता नहीं है। ऑल टाइप ऑफ गेन्स, प्रॉफिट, बेनिफिट, फ्रक्टिफिकेशन ऑफ डिजायर यानी कि इच्छा पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ जेन्युइन विशेष। अब मैंने जानबूझ के जेन्युइन वर्ड लिख के रखा है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जेन्युइन विश मतलब विश बोलते हैं कि सारी आपकी इच्छाएं पूरी होगी। अब वो व्यक्ति की वो हैसियत या उसका लेवल नहीं होता है और वो ख्वाब रखेगा कि मुझे हवाई जहाज लेना है, तो वैसे तो पूरा होने वाला है नहीं, ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। हाँ, लेकिन वो कुछ समय से ट्राई कर रहा था कि भाई मुझे कार लेनी है, गाड़ी लेनी है, नहीं ले पा रहा था, और 11th हाउस एक्टिव हुआ कुंडली के अंदर, दशा के अंदर, और वो ले पाएगा। तो जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी जेन्युइन चीजें है, वो ले सकता है। अभी कल को कोई व्यक्ति सोच ले कि मुझे कोई एक लेवल के ऊपर पहुंचना है या प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो ऐसे थोड़ी इच्छा पूरी होती है, वैसे पूरी नहीं होगी। इसके लिए जेन्युइन विशेष होनी चाहिए। फिर सक्सेस इन एवरी मैटर, यानी कि 11th हाउस एक्टिव होता है तो ओवरऑल आपको हर एक चीज के अंदर बेनिफिट होता है, सक्सेस मिलता है। तो फ्रेंड्स, अच्छा 11th हाउस से हम किसको देखते हैं, फ्रेंड्स को देखते हैं। फ्रेंड्स को देखते हैं, सोसाइटी को देखते हैं, NGO को देखते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, गेस्ट, सोशल सर्कल, यानी कि देखो बहुत लोग हैं ना, आप देखोगे कि वो लोगों के साथ घुलना मिलना उनको बहुत पसंद होता है, लोगों के बीच में रहना उनको बहुत पसंद होता है, उनका सर्कल भी बहुत बड़ा होता है, सोशल सर्कल। तो वो 11th हाउस उसका एक्टिव होता है, पावरफुल होता है, तो वो चीजें होती है। वेलनेस यानी कि अच्छा होना, कंपनी ऑफ पीपल, जो मैंने आपको बताया, लोगों के साथ में मिलना जुलना, लोग उनके साथ अटैच रहते हैं, उसको भी लोगों के साथ अटैच रहना पसंद होता है, वो 11th हाउस। एल्डर सिबलिंग, ये तो मैं आपको समझा चुका हूं, एल्डर सिबलिंग का।
सोशल वर्कर, क्योंकि जो सोसाइटी से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है, सोशल वर्कर है या फिर सोसाइटी है, वो 11th हाउस से हम देखते हैं। इंक्रीज इन टर्नओवर इन बिजनेस, प्रॉफिट इन बिजनेस, होप, एम्बिशन, विक्ट्री यानी कि जीत दिलाता है, एम्बिशन इच्छाएं पूरी होती है, वो दोनों का मीनिंग एक ही हो गया लगभग। फिलेंथ्रोपिक इंस्टीट्यूट, सोशल क्लब जैसे कि रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, ऑल टाइप ऑफ एनजीओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर अब बॉडी के पार्ट की अगर बात करें तो नी से नीचे और ये जो हमारा ये जो एडी है उससे ऊपर वाला, तो वो 11th हाउस के अंदर आता है। लोअर लेग्स, वेरिकोस वेन्स, देखो बहुत लोगों को वेरिकोस वेन्स का यानी कि ये पैर की नस का प्रॉब्लम होता है, तो वो यहां से पता चलता है। ब्लड सर्कुलेशन इन एंकल एंड लेफ्ट ईयर, ये एक बात ठीक है। पगना गोटला, गुजराती में लखनऊ गोटला है, ठीक है। चलिए, तो अब ये 11th हाउस हो गया, उसके अंदर कोई आपको डाउट? नहीं, ये तो एकदम क्लियर। एवरीथिंग क्लियर। अब आते हैं 12th हाउस के ऊपर। ये दूसरा एस्ट्रोलॉजर का फ्रेंड, खास हाउस जिसके ऊपर रोजी रोटी चलते रहती है एस्ट्रोलॉजर की, राहु। 12th हाउस, वो प्लैनेट के अंदर तो राहु, केतु, शनि, मंगल बहुत बदनाम है, लोगों ने बहुत बदनाम करके रखा है, क्योंकि उसी के ऊपर उनका घर चलता है। उनको लोगों को डराना है, लोगों के पास पूजा पाठ करवानी है, जात जात के सब तिकड़म करने हैं, तो राहु, केतु, शनि, मंगल जैसा बेस्ट कोई नहीं है। फिर भले वो बेचारा अच्छा हो, उसको उससे ही फायदा होता हो, लेकिन नहीं। अब देखेंगे आगे। अब देखिए 12th हाउस जब एक्टिव होता है तो व्यक्ति के जीवन में क्या क्या होता है और वो 12th हाउस के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है। सबसे पहला, जब 12th हाउस एक्टिव होता है तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अलग कर देना, अलग हो जाना। हम जब कोरोना के टाइम पे किसी को कोरोना होता था तो हम क्या बोलते थे उसको, कहां भेज दिया उसको? आइसोलेशन में। आइसोलेशन में भेजा बोलते थे ना। हाँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको समाज से अलग कर दिया, लोगों से दूर कर दिया, अकेला कर दिया। हाँ। अकेला हो जाता था, तो वो है आइसोलेशन। क्वारंटाइन, वो टाइम पे वर्ड चल रहा था क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन वर्ड बहुत चलता था। वो तो जो क्वारंटाइन है और आइसोलेशन है, ये लगभग दोनों सिमिलर है, दोनों भाई है ऐसा समझ लो। तो आइसोलेशन मतलब अलग कर देना, लोगों से दूर कर देना, समाज से दूर कर देना। अब आइसोलेशन के साथ साथ में ऐसी कौन सी जगह है जो लोगों से अलग कर देती है हमको? जेल। वेरी गुड, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, जेल। बराबर। जेल में व्यक्ति जाता है तो जेल के कैदी होते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसके खुद के समाज से, खुद के फैमिली से, खुद की सोसाइटी से तो दूर हो गया। तो जब इसीलिए 12th हाउस को हम जेल से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि ये मेन उसका एट्रीब्यूट है, आइसोलेशन, अलग कर डालता है। तो जेल के अंदर अलग हो जाता है व्यक्ति। दूसरा एक और जगह है जिसमें वो अलग हो जाता है, फॉरेन कंट्री। चलो ये भी अच्छी बात है, फॉरेन कंट्री यानी कि फैमिली यहाँ पर है, वो खुद फॉरेन में है, या फिर फैमिली के साथ में है, तो जो वाइफ और बच्चे के साथ गया है लेकिन मदर फादर पेरेंट्स यहाँ पर है और अपने मातृभूमि को तो छोड़ के चला गया, दूर चला गया, तो 12th हाउस फॉरेन कंट्री का है। और एक और जगह ऐसी है, उसको दुख दर्द बहुत होते हैं लेकिन लोग उसका ख्याल भी वहां पर बहुत रखते हैं, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो व्यक्ति जाता है उसको दुख दर्द तो होता है, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम तो होता ही है, लेकिन वहां पर उसका सब ख्याल भी रखते हैं। डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, फैमिली वाले भी जाते हैं, नारियल पानी लेके जाते हैं, जूस लेके जाते हैं। उसको ऐसा लगता है कि मैं एकदम मस्त जन्नत में आ गया। लेकिन जेल और हॉस्पिटल में फर्क है, जेल में कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता है, इधर ध्यान रखते हैं, सब लोग केयर करते हैं, बट है दोनों 12th हाउस के अंदर ही। तो आइसोलेशन, जेल, फॉरेन कंट्री एंड हॉस्पिटल, ये सारा 12th हाउस का है। फिर जब 12th हाउस एक्टिव होता है तो लोनलीनेस यानी कि व्यक्ति अकेला हो जाता है, हॉस्पिटल, बराबर। अब स्लीप, जब 12th हाउस एक्टिव होगा, आप जब कुंडली देखोगे और वो व्यक्ति आएगा, उसको 12th हाउस एक्टिव होगा कुंडली के अंदर, आप उसको एक सवाल पूछो, आपको बहुत नींद बहुत आती है भाई साहब,
तुरंत बोलेगा हाँ, आपको कैसे पता चला? जिसकी भी कुंडली में ये 12th हाउस भर भर के होता है या वो पर्टिकुलर समय पे एक्टिव हुआ रहता है, वो व्यक्ति हमेशा नींद सोने के लिए सोचता है। उसको सोने का दे दो तो उसको भगवान मिल गया ऐसा उसको लगता है, बस बहुत अच्छा लगता है सोने में। और ये दूसरा जो है, एक आलस भी इसके अंदर ऐड हो जाता है, लेजी, हाँ लिखा ही है, चलो लेजीनेस, यानी कि आलसी बना देता है व्यक्ति को। तो 12th हाउस आलस का है, 12th हाउस नींद का है। फेलियर एंड डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा और किसी भी काम के अंदर सक्सेस नहीं मिलना, फेलियर हो जाना, वो भी 12th हाउस का कारण है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्यय। व्यय यानी कि खर्चा या तो फिर खत्म हो जाना। अब मैंने आपको क्या समझाया था, मैं ये फर्स्ट हाउस हूं, बराबर, आप फर्स्ट हाउस है और ये 12th हाउस है। तो 12th हाउस क्या है? एक हाउस से पीछे का हाउस, एक हाउस पीछे का हाउस है। तो ये फर्स्ट हाउस बॉडी है, बताया था कल आपको, फर्स्ट हाउस बॉडी है। तो ये क्या है? बॉडी का व्यय खत्म करता है। इसके लिए जब 12th हाउस एक्टिव होता है तो काफी टाइम वो व्यक्ति को डेथ लेके आता है, व्यक्ति की मृत्यु होती है 12th हाउस एक्टिव होने से। उसका एक ये रीजन है। ये बॉडी है तो ये बॉडी का व्यय हो गया। बॉडी का व्यय कब होगा? जब वो डेथ हो जाएगी, तब तक तो बॉडी चलती रहेगी, मतलब बॉडी उसकी एक्टिव रहेगी, यूज होती रहेगी। तो ये बॉडी है तो ये बॉडी का व्यय है, यानी कि ये मैं हूं तो ये मेरा व्यय है। उसी तरीके से खर्चा भी हम जो है वो 12th हाउस से देखते हैं। ये देह का तो मैंने बता दिया, लेकिन एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, किसी भी प्रकार का जो खर्चा होता है वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट हाउस का कनेक्शन 8th हाउस से होता है, तो वो 8th हाउस वाला व्यक्ति क्या करता है, मतलब 8th हाउस का कनेक्शन जब फर्स्ट से बन जाता है तो वो व्यक्ति एडिक्शन में आ जाता है, या वो व्यक्ति को प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत पड़ जाती है, या डिप्रेशन में चला जाता है, ड्यूअल पर्सनालिटी हो जाती है। उसी तरीके से जब 12th का कनेक्शन फर्स्ट से बन जाता है तो क्या होता है, वो व्यक्ति को खर्चे करने की बहुत आदत होती है। उसके हाथ में पैसे टिकते ही नहीं है। पैसा आता है तो उसको लगता है खर्च कर डालो, खर्च कर डालो, किधर न किधर वापर डालो। उससे उस ऐसे व्यक्तियों के हाथ से पैसे बचते नहीं है, उनके हाथ में पैसे टिकते नहीं है। खर्चा करने की उनकी मेंटालिटी होती है कि आया नहीं कि खर्चा करो, आया नहीं कि खर्चा करो। तो 12th हाउस किस चीज का है? खर्चे का भी है। फिर इन्वेस्टमेंट का भी है एंड एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो 12th हाउस इनकम का भी, एक्सपेंडिचर का भी है और इनकम का, सॉरी क्या बोल रहा हूं, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी है और एक्सपेंडिचर का भी है। उसी तरीके से चैरिटी का भी है, जो लोग दान करते हैं, दान पुण्य जो करते हैं, वो चैरिटी का भी 12th हाउस है। जेल, वो तो आपने अच्छे से बता दिया। वीकनेस यानी कि अशक्ति, वीकनेस, हाँ बॉडी की वीकनेस हो चाहे मेंटल वीकनेस हो, कोई भी प्रकार की वीकनेस 12th हाउस से। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस, जेल, व्यय, ये सारा 12th हाउस। फिर ये मेडिटेशन एंड इमेजिनेशन। बहुत बार क्या होता है, 12th हाउस जब व्यक्ति का एक्टिव होता है या 12th हाउस से कनेक्शन होता है, वो व्यक्ति को इमेजिन करने की बहुत आदत होती है, जिसको हिंदी में एक वर्ड है ख्याली पुलाव। हाँ। वो ख्याली पुलाव करते रहता है, अपनी दुनिया में रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहता है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलते रहता है। लेकिन उसका अगर वो अच्छे से यूज करे तो वो एक अच्छा राइटर भी बन सकता है। वो आएगा यहाँ पे आगे। मेडिटेशन, इमेजिनेशन, रिसर्च, इनोवेशन। क्योंकि जब ये ख्याली पुलाव आते हैं तो वो जनरली वो कोई काम के नहीं होते, लेकिन अगर वो डीप थिंकिंग करे, शांति से बैठे, शांति से सोचे, मेडिटेशन करे और उसके ऊपर थोड़ा काम करे, तो उसको जो विचार आते हैं वो भी एक बहुत अच्छे विचार आते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छा लिख पाता है। और इसीलिए वो क्या करता है, इमेजिनेशन अच्छे से कर पाता है, इनोवेशन भी कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। 12th हाउस रिसर्च का भी है। देखो जैसे ये जन्म स्थान है 4th हाउस, 12th हाउस है फॉरेन कंट्री, यानी कि मातृभूमि से पूरा अलग, यानी कि जो व्यक्ति फॉरेन जाएगा फर्स्ट टाइम, उसके लिए तो पूरा नया वर्ल्ड है, पूरी नई दुनिया है। तो उसी तरीके से जो व्यक्ति रिसर्च में होता है या इनोवेशन करता है, वो क्या करता है, कोई ऐसी नई चीज ढूंढता है जो आज तक किसी ने नहीं देखी है या जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं है। आपको मैंने 2 कुंडलियां बताई थी जब फर्स्ट लेक्चर हमने लिया था, उसके अंदर श्री के राव एंड अगर मेरी गलती नहीं हो रही है तो कृष्णमूर्ति जी, वो दोनों की कुंडली में आप 12th हाउस देखना, उसके अंदर आपको कौन सा प्लैनेट मिलता है वो मुझे बताना, फिर मैं आपको उसका रीजन बताऊंगा। ये आज आपका होमवर्क है। फिर 12th हाउस मतलब चेंज ऑफ एनवायरमेंट या तो फिर कल्चर। अब जो कल्चर हमारी कंट्री में होता है वो फॉरेन कंट्री में होता है नहीं होता है, पूरा अलग कल्चर होता है।
वहां का वातावरण, वहां का एटमोस्फियर, सारी चीजें अलग होती है। तो ये जो है ये मातृभूमि 4th हाउस, तो 12th हाउस मतलब अलग कल्चर, अलग दुनिया, अलग एनवायरमेंट, वो सारा 12th हाउस में आता है। रहस्यमय ज्ञान वो भी 12th हाउस में आता है। फिर मोक्ष का जो घर है वो 12th का है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है व्यक्ति की डेथ हुई, व्यक्ति मोक्ष में चला गया या व्यक्ति स्वर्ग में चला गया। हर एक कोई जाता नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। फिर आश्रम या फिर सेपरेशन, देखिए जब जब डिवोर्स की बात आती है तो 6th हाउस झगड़े का है, कल मैंने आपको बताया था, लेकिन 12th हाउस क्या है, सेपरेशन का है। यानी दो चीजों को डिटेच करने का, दो चीजों को अलग करने का जो घर है वो 12th हाउस है। अब जब 4th के साथ में कनेक्शन बनता है 12 का, तो वो व्यक्ति मातृभूमि को छोड़ देता है। उसी तरीके से जब 7 का कनेक्शन 12 से बनता है तो वो वाइफ को छोड़ देता है, सेपरेशन हो जाता है। अब जरूरी नहीं कि सेपरेशन मतलब डिवोर्स ही होगा। अब वो व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि उसकी जॉब फॉरेन कंट्री में लग गई, वाइफ यहां पर है, वो फॉरेन चला गया, तो भी सेपरेशन हो गया। तो वहां पर भी 12th हाउस का रोल तो आ गया, लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ है, खाली सेपरेट हुआ है। बट जब जब ये चीजें होगी तो वो व्यक्ति सेपरेट होगा और होगा। आश्रम, बड़े बड़े जो आश्रम होते हैं वो सारा 12th हाउस के अंदर आता है। सेपरेशन 12th हाउस, रहस्यमय ज्ञान, अननोन नॉलेज, जो मैंने आपको कहा कि कोई ना कोई नई चीजों को खोजते रहते हैं, वो भी 12th हाउस। वो 8th हाउस में भी रिसर्च आता है और 12th हाउस में भी रिसर्च आता है। फिर हिडन एनिमी, हिडन टैलेंट, जब मैंने आपको बताया था छठा घर हमारा शत्रुओं का है, लेकिन ये जो है वो ओपन एनिमी है, हमें पता चलता है कि कौन हमारे साथ दुश्मनावट कर रहा है। 12th हाउस में तो वो जो उसको क्या बोलते हैं, हिडन एनिमी, छुपे शत्रु। वो जो छुपे शत्रु है वो 12th हाउस से देखे जाते हैं। और वो व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है तो फिर उसके जॉब के अंदर ऐसी चीजें होती है, और डिटेल में आपको मैं आगे समझाऊंगा। उसी तरीके से बेडरूम एंड बैड प्लेजर, हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप, बैड प्लेजर, बैड मतलब शैया, तो उनका शैया सुख कैसा रहेगा, या फिर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को भी सेक्सुअल के अंदर कितना इंटरेस्ट है, वो किस तरीके से सेक्स करना चाहता है, कैसे करता होगा, वो भी सारी चीजें हमें 12th हाउस से पता चलती है। ईच एंड एवरीथिंग हमें 12th हाउस से पता चलता है। एक बार मैंने कुंडली देख के उनको कहा था कि आप जब जब सेक्स की बात करते हो तो आपके हस्बैंड धर्म की बात करते हैं, ऐसा होता है? और वो लेडी लिटरली इंप्रेस हो गई कि सर आपने ये पता कैसे लगाया, हमारे बीच में एग्जैक्टली ऐसा होता है कि जब जब मैं सेक्सुअल रिलेशनशिप करने की बात करती हूँ तो मेरे हस्बैंड धर्म की बात करते हैं, बोलते अभी ये टाइम सही नहीं है, ये गलत टाइम है, अभी हमारी इतनी उम्र हो गई, अभी भगवान का नाम लेना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली सर आप बोल रहे हो, ऐसा होता है। तो ये 12th हाउस से वो भी चीज हमें पता चल सकती है। फिर फॉरेन कंट्री, अच्छा मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस देश विदेश में है, वो मल्टीनेशनल कंपनी हो गई। इंडिया में तो है ही है, लेकिन फॉरेन कंट्री में भी है। या फिर वो कंपनी फॉरेन की है लेकिन उसका ब्रांच उसने इंडिया में खोला है, तो वो भी मल्टीनेशनल कंपनी है। तो मल्टीनेशनल कंपनी, वर्क रिलेटेड टू फॉरेन कंपनी, वो भी 12th हाउस। फिर योगा, स्क्रिप्ट राइटर, जो स्टोरी लिखते हैं फिल्मों के अंदर और वो सब, तो वो स्क्रिप्ट राइटर। स्लीप, वो तो आ गया, नींद आती है ज्यादा। ख्याल आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, इमेजिनेशन आता है। वर्क रिलेटेड टू इमेजिनेशन, यानी कि जो सोचने का काम करते हैं, सोच के फिर लिखने का काम करते हैं, वो सारा उसके अंदर आता है। सीक्रेट एनिमी, वो आपको मैंने बताया। हिडन एक्टिविटीज, कोई भी एक्टिविटी जो छुपी है वो हिडन एक्टिविटीज। अब देखिए ये जो है ग्रैंड मदर यानी कि दादी लिखा है, तो ये फादर, अब ये मैं हूं तो मेरी मदर 1 2 3 4, मेरे से चौथा घर मेरी मदर का, तो फादर से चौथा घर फादर के मदर का, तो यानी ये दादी। ये दादी। अब मेरे फादर कौन से घर से मैं देखता हूं? ये मैं फर्स्ट हाउस और 9th हाउस में फादर। 9th हाउस में फादर। तो अभी दादा को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? 9th हाउस, फादर से 9वां घर। वेरी गुड, फादर से 9वां घर यहाँ पर आता है। अभी मेरा तो प्रैक्टिस है, आपको काउंट करना पड़ेगा शायद, बट फादर से 9वां घर यहाँ आता है, तो ये क्या हो गया? दादा। उसी तरीके से नाना, यानी कि मदर, मदर के फादर, तो मदर से सामने 7 8 और 9, तो ये हो गया नाना। और नानी, तो मदर से चौथा,
मदर का चौथा है, मतलब चौथा मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी, हाँ। तो मदर से चौथा यानी कि ये नानी। सारे रिलेशन इसी के अंदर छुपे हुए हैं, ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है। अब ये मैं हूं, ये मेरा लड़का है, अब मेरे लड़के की वाइफ मुझे देखनी है तो कौन से हाउस से देखूंगा? एकदम इजी है, थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा। चलो आपको टाइम भी देता हूं, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। लड़के से 7th हाउस। वेरी गुड, परफेक्ट। तो कौन सा हाउस हो गया मेरी कुंडली का? 12वां हाउस, 12th हाउस, 11th हाउस। यहां से 7वां 11। राइट, मैंने वो छोड़ दिया। हाँ, तो ये हो गया, समझो कि सन, तो ये हो गया डॉटर इन लॉ, यानी बहू। बहू की कुंडली देख, मतलब बहू के बारे में देखना कुछ है, जानना है तो इससे क्या? पता लगा सकते हो राइट। बहू कैसी होगी, वो ख्याल रखेगी नहीं रखेगी, लड़के के साथ रहेगी नहीं रहेगी, हमको अलग कर देगी, या अच्छी परिवार की होगी, अच्छे संस्कार वाली होगी, वो सारा यहां से पता चलता है। हमारे संस्कार कौन से हाउस से देखते हैं हम, हमारे अंदर संस्कार कैसे है? 2nd हाउस। वेरी गुड, 2nd हाउस। तो बहू के संस्कार, हमारे 2nd हाउस, तो बहू का 2nd हाउस, 12, बहू का 2nd हाउस। 12th हाउस। आपने बराबर बोला है, ये बहू, हमारे संस्कार, हमारे से दूसरा घर, तो ये बहू के संस्कार, बहू से दूसरा घर, यानी कुंडली का 12वां, कुंडली का 12th हाउस, लेकिन अगर बहू के घर से मैं देखूं तो 2nd हाउस, तो यहां से वो भी पता चलता है। अभी आपकी डॉटर है, तो आपकी प्रथम डॉटर ये, तो डॉटर का हस्बैंड कैसा मिलेगा? आपकी देखो कुंडली 11वां घर खोल के देखो, पता चलेगा दामाद कैसा मिलेगा। इस तरीके से उसको चेक करते हैं। हालांकि इससे हमें 50-60% अंदाजा मिल जाता है, बहुत डिटेल में देखने के और भी तरीके हैं, उससे हम एग्जैक्टली पता कर सकते हैं, वो सब मैं आगे आगे बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल देखो, कुंडली तो वही की वही है, लेकिन कितनी चीजें हमें बता दी है। हाँ, अगर बॉडी के पार्ट करें, बॉडी के पार्ट की बात करें तो ये जो है नीचे का एंकल और नीचे का एडी, और ये जो है वो 12th हाउस में है। और मैंने आपको बताया था लेफ्ट आई और लेफ्ट ईयर, राइट आई राइट ईयर 2nd हाउस, लेफ्ट आई लेफ्ट ईयर 12th हाउस, ये इतना हमेशा याद रखना है। फिंगर ऑफ फीट, पैर की उंगलियां, और पैर का ये जो है बॉटम, वो, तो ये सारा 12th हाउस का है। अब 7th से लेकर 12th हाउस तक मैंने आपको आज जो भी समझाया, उसके अंदर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।